हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं और अगर आप ध्यान से उसको देखोगे तो काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, साथ में आपको मज़ा आएगा करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक के अंदर आप हेडिंग डाल लो इफ़ेक्टिव या फिर नेट परसेंटेज चेंज। अभी इफ़ेक्टिव या नेट परसेंटेज चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो अपने पास कोई वैल्यू है, ये कोई नंबर है, ये 20% बढ़ गया तो इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई और उसके बाद ये फिर से 30% बढ़ गया, थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू आ गई। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा। तो अभी तक हमने ये काम किया है कि कोई वैल्यू है 20% बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है, तो पहले इतनी वैल्यू है तो बाद में कितनी हो गई, बाद में इतनी वैल्यू है तो पहले कितनी होगी। इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी की हैं। यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू 20% बढ़ गई फिर वो 30% बढ़ गई, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई ओवरऑल। तो सबसे बेसिक एक बच्चे के दिमाग में ये आता है कि 20 + 30 ये ओवरऑल 50% बढ़ गई। ठीक है, जो कि गलत है। पहले एक वैल्यू थी, वो 20% बढ़ गई, नई वैल्यू आ गई। अब जब वो 30% बढ़ी है, ये क्या था, ये था, मान लो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 20% ऑफ, या फिर फर्स्ट की जगह इसको हाँ फर्स्ट ही मान लो, 20% ऑफ फर्स्ट वैल्यू। अब ये एक सेकंड वैल्यू आ गई है, यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 30% ऑफ सेकंड वैल्यू। नई वैल्यू जो आई है उसका 30%। तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो 20% ऑफ फर्स्ट प्लस 30% ऑफ सेकंड, अलग अलग वैल्यू का 20 और 30% उसको जोड़ के 50। आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि 5 रुपये प्लस $10 इजिकल टू 15। 15 क्या बोलोगे, डॉलर बोलोगे, रुपए बोलोगे, डोलू पे बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? तो जो अलग अलग करेंसी है उसे नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अलग वैल्यू का है, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अलग वैल्यू का है, तो नहीं जोड़ सकते। ऐसे 50% ऑफ वट, इसका बोलोगे या इसका बोलोगे? ठीक है, ये बेसिक डाउट क्लियर हो गया। ये डाउट आता है स्टूडेंट के मन में कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर मैं एक वैल्यू को 20% बढ़ा दूं, या फिर आपकी सैलरी ही मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 20% बढ़ गई, आपको खुशखबरी मिली, आप बहुत खुश हुए। फिर अगले दिन आपके ऑफिस वालों ने फिर बोला कि आपकी जो नई सैलरी है उसे भी 30% बढ़ा देते हैं, ये लो। ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई भाई सैलरी? समझ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जो फाइनल वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू से कितनी बड़ी हो गई इन दो चेंजेस के कारण। तो हमारे एग्जाम में 2 चेंज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सबको डील करना सीखेंगे, कई तरीके से डील करना सीखेंगे। चलिए जी देखते हैं ओवरऑल कितने परसेंट चेंज होगी। तो इस वैल्यू को मैंने मान लिया कि 100 है, तो अब ये 20% बढ़ गई, तो 100 का 20%, मैंने 100 क्यों माना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 100 का 20% निकालना ईजी है, 20। तो ये 120 हो गई। ठीक, अब ये जो नई वैल्यू है ये कितनी बढ़ गई, ये 30% बढ़ गई। 120 का 30%, 120 का 10% है 12, 120 का 10% है 12, 12 3 36, यहाँ पर ये 20 बढ़ी थी, यहाँ पर ये 36 बढ़ेगी, इसका 30% 36 है, तो ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी 156। तो ये पहले 100 थी और आज ये 156 हो गई, तो यानी कि ये कितनी बढ़ गई, ये 56 बढ़ गई। कितने पर? 100 पर। और परसेंटेज क्या होता है कि 100 पर कितना बढ़ा, ये तो परसेंटेज है। तो 100 पर 56 बढ़ गई, तो इसका मतलब 56% बढ़ गई, 56%। तो अगर कोई वैल्यू 20% बढ़ जाए फिर वो 30% बढ़ जाए, तो इन 2 परसेंटेज चेंज के कारण ओवरऑल वो 56% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं आपकी सैलरी को ऐसे बढ़ा दूं कि भाई तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ गई, फिर अगले दिन मैं आपको बोलूं एक और खुशखबरी है, जो तुम्हारी बढ़ी हुई सैलरी है उसको 30% और बढ़ा दिया, या फिर मैं पहले दिन ये बोल दूं कि यार 56% बढ़ गई तुम्हारी सैलरी, तो सेम ही बात है, वहीं पर पहुंचोगे आप। क्लियर है? ठीक है, तो इसको करने का सबसे पहला तरीका क्या है? इसको करने का सबसे पहला तरीका है कि हमने वैल्यू को अज्यूम कर लिया है, 20% चेंज, 30% चेंज, हमने वैल्यू को अज्यूम कर लिया कि भैया पहले वैल्यू 100 थी, फिर 20% बढ़ी, तो इसका 20% जोड़ दिया मैंने, तो अब ये नई वैल्यू हो गई। फिर ये बोल रहे हैं 30% बढ़ी, तो इसका 30% मैंने जोड़ दिया, 36, तो ये फाइनल वैल्यू हो गई 156। तो 100 से 156 होगी। इसको और सुंदर तरीके से लिखते हैं हम कि पहले 100 थी, अब ये 20% बढ़ी, तो कितनी होगी, +20।
फिर उसके बाद इसका 30% यानी कि प्लस 36, इसका 30% 36 है, तो नई वैल्यू हो गई 156। ओवरऑल कितनी बढ़ गई? 56 बढ़ गई। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देखना जरूरी नहीं है कि 100 से 156 होगी, ये देख लो यहाँ 20 बढ़ी, यहाँ 36 बढ़ी, 56 बढ़ गई, ओवरऑल चेंज 56 का आया, तो 56% इंक्रीज हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया एक राम है, एक बंदा, उसकी सैलरी को मैंने डबल कर दिया, तो बताओ कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर ये तो 100% बढ़ गई। उसकी सैलरी को मैंने 6/5 गुणा कर दिया, तो बताओ कितने बढ़ गई? तो आप बताओगे सर 1 बढ़ गई, 5 पर 20% बढ़ गई। तो अगर मैं ये भी देख लूँ कि ओवरऑल वैल्यू कितने गुना हो गई, तो भी परसेंटेज चेंज का पता लग जाएगा। यही तो हमने सीखा है, 10% इंक्रीज करने पर वैल्यू कितने गुना हो जाती है? 11/10 गुना। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई चीज़ 11/10 गुना हो गई, इसका मतलब 10% बड़ी होगी। कोई चीज़ 37/25 गुना हो गई, इसका मतलब पहले 25 थी, आज 37 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? वो 12 बढ़ गई 25 पर, तो 12 इज वट परसेंट ऑफ 25? 48%। अब मैं देखूंगा कि ये चीज़ कितने गुना हो गई। तो पहले ये 20% बढ़ी तो कितने गुना हुई? ये हुई 1.2 टाइम्स, या फिर हाँ चलो ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हुई 1.2 टाइम्स। जब ये 30% बढ़ी तो ये हो गई 1.3 टाइम्स। ओवरऑल कितने गुना हो गई? तो ओवरऑल हो गई ये 1.56 टाइम्स। 20% बढ़ना यानी कि 120/100 1.2, 30% बढ़ना 1.3, तो 1.56 टाइम्स हो गई। 1.56 टाइम्स कब होएगी? जब 56% बढ़ेगी। जब कोई चीज़ 32% बढ़ेगी तो वो कितने गुना हो जाएगी? 132/100 यानी कि 1.32। जब कोई चीज़ 56% बढ़ेगी तो वो कितना गुना होएगी? 156/100 1.56। तो सीधा सीधा दिख रहा है, पॉइंट के बाद जो भी आएगा उतने परसेंट बढ़ गई, 56% बढ़ गई। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए कि अरे समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे कर दो, बटे में 100। कितने गुना हो गई का मतलब होता है कि इनिशियली कितनी थी और फाइनली कितनी होगी। फाइनल वैल्यू इनिशियल की कितने गुना है, कितने गुना हो गई। तो पहले 100 थी, अब 156 हो गई, तो 56 बढ़ गई 100 पर, तो 56% हो गई। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ कर पाए वो बताऊं। ये हम इसलिए यूज़ कर पाए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी सैलरी 2 गुना हो गई, आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, फिर अगले दिन मैंने आपको बोला कि अरे आपकी सैलरी 3 गुना हो गई, फिर मतलब जो नई सैलरी है उसको मैंने 3 गुना कर दिया, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? 6 गुना हो गई। पहले चीज़ 2 गुना हुई, फिर 3 गुना हुई, तो 6 गुना हो गई। क्लियर है? तो ऐसे ही हम यहाँ पर किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज को गुना में बदल रहे हैं कि कितने गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया? 1.2 टाइम्स। इसके कारण, अच्छा इसके कारण वैल्यू कितने गुना हो गई? 1.3 टाइम्स। ओवरऑल वैल्यू कितने गुना हो गई? 1.56 टाइम्स। इतने गुना होती है तो कितने परसेंट का चेंज आता है? 56% के चेंज पर इतने गुना होती है, 100 से 156। क्लियर है? ओके। तो पहला मेथड हो गया 100 अज्यूम करके, दूसरा मेथड हो गया गुना करके। अब गुना करके एक और मेथड, यहाँ पर मैंने डेसिमल को यूज़ किया, फ्रैक्शन को यूज़ कर लो। जब कोई चीज़ 20% बढ़ती है तो वो 6/5 गुना होगी, 120/100। 30% बढ़ती है तो वो 13/10 होगी। उसी गुना वाली चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कितनी होगी? या तो इसको सोल्व कर लो, या मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जब मुझे नीचे 50 दिखे, 25 दिखे, 13 चिके 78, 78/50 गुना हो गई, तो कितनी बढ़ गई भाई साहब? तो ये बढ़ गई 28। कितने पर? 50 पर। 50 पर 28 बढ़ गई, तो 50 का डबल 100 है, 100 पर 56 बड़ी होगी। जब मुझे 100 का कोई फैक्टर यहाँ पर दिखे, मैं ऐसे ही उसको सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको गुणा करके पता लग जाएगा 100 पर कितनी, 100 का फैक्टर या 100 का मल्टीपल। 50 पर 28 बढ़ गई तो 100 पर 56 बड़ी होगी, यानी कि 56% बढ़ गई। ठीक है, 3 तरीके हो गए। एक हो गया अज्यूम करने वाला, 2 तरीके हो गए गुणा वाले, या तो फ्रैक्शन यूज़ कर लो या डेसिमल यूज़ करो। चलो इसको एक ही मान लेते हैं, गुणा वाला हो गया, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो गया फॉर्मूला वाला। ठीक है, अगर कोई चीज़ के अंदर A% का चेंज आए और फिर उसके अंदर B% का चेंज आए, तो आप ओवरऑल जो नेट चेंज है वो आप बता सकते हैं कितने परसेंट का आएगा। नेट परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू, ये सीधा परसेंटेज में उत्तर आएगा, ये नहीं आएगा कि फाइनली कितने गुना होगी, सीधा परसेंटेज में कि भाई इतने परसेंट का चेंज। तो दैट इज इक्वल टू A + B + A × B/100। सर कौन से तरीके को सीखे, कौन सा अच्छा है?
तीनों सीखने ज़रूरी हैं, कहीं पर कोई काम आएगा, कहीं पर कोई काम आएगा, खुद समझ में आ जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कि कहाँ पर कौन सा लगाऊं। टेंशन नहीं लेनी, तीनों सीखने हैं, ठीक है। तो कैसे 20 + 30 + 20 × 30/100। अब इसको मेंटली कैसे करना है, अभी इस फॉर्मूले का ऐसे थोड़ी लिखोगे, राइटिंग के मार्क्स थोड़ी हैं एग्जाम में। तो आप मन ही मन में ऐसे देखोगे 20 और 30 50, ऐसे 50 लिख लो। इसको तो वैसे ही मन में कर सकते हैं, 20 और 30 600/100, 2 0 से 2 0 गई, 3 दूनी 6, 50 और 6 56, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि भैया 12% का इंक्रीमेंट आ गया, 13% का इंक्रीमेंट आ गया, तो देख सकते हो कि अच्छा फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ 12 + 13 कितना हो जाएगा 25, + 12 × 13 कितना होता है 156/100, तो कितना आ गया यहाँ पर 1.56 हो गया, 26.56% का चेंज आ जाएगा। अगर किसी वैल्यू के अंदर 2 चेंज आ जाए, 12% इंक्रीज, 13% इंक्रीज, तो ओवरऑल इतने % का चेंज आएगा। अब ये देखो, ये आपको उससे करने में मज़ा नहीं आएगा, 12% बढ़ी तो 112/100, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। 13% बढ़ी तो 113/100, मतलब इस तरीके से मज़ा नहीं आएगा, ना ही उससे मज़ा आएगा अज्यूम करने वाले से। शुरू में तो 100 मान लोगे, 12% बढ़ी 112, अब इसका 13% पॉइंटों में आएगा। तो कभी कभी फॉर्मूला आपकी मस्त मदद कर देगा, कभी कभी अज्यूम करने वाले से बेटर रहेगा, है कभी कभी गुणा वाले से बेटर रहेगा। हम सारों को सीखेंगे, सारों की एनफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये टेंशन आप लेने लगे तो मेरा क्या फ़ायदा, ये टेंशन अपने ऊपर है, आप टेंशन मत लो। ये 3 मेथड लिख लो अब नोट्स के अंदर। 3 मेथड हैं, कौन से 3 मेथड है भाई? सबसे पहले अज्यूमिंग वैल्यू, मोस्टली हम 100 ही मानते हैं, वैसे हम कुछ भी मान सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, डेमोक्रेसी है। देन सेकंड है कि हाउ मेनी टाइम्स, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोल सकते हैं कि भैया हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज का है ना, परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कुछ भी लिख लो, समझ लो, दिमाग को साथ रखो। देन थर्ड वी हैव फॉर्मूला, तीनों तरीके लगा सकते हैं, हर तरह के सवाल में लगा के हम सवाल निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको ऐसे पिक्टोरियल सवाल दूँ तो मज़ा आ जाएगा कई सारे। बताओ, नेट परसेंटेज चेंज बताना है, तीनों तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। तो भैया वैल्यू 100 थी, वो 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई 120, इसका 20%, फिर वो 40% बढ़ गई तो इसका 40% कितना होगा 12 चौके 48 है, तो ये हो जाएगी 168, तो कितनी बढ़ गई भाई साहब 68% बढ़ गई। आंसर तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 20% बढ़ी यानी कि 1.2 टाइम्स, 40% बढ़ी यानी कि 1.4 टाइम्स, 14 एकम, मैं 12 और 14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 और 14 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं पहले 14 एकम 14, ऐसे मैं 140 देखता हूँ, और 14 दूनी 28, 168। इस चीज़ को समझ जाओ। जैसे 23 × 14 करना है तो इसको आप मेंटली करने के लायक होने चाहिए। कैसे? जब आप 14 दूनी देखोगे तो 14 दूनी 28 है, और पहले मैं यहाँ से देखता हूँ क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं आपको ये बोलूँ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 87 + 94 जोड़ो, या फिर मैं आपको ये बोलूँ, आप हड़बड़ा जाओगे, मैं बोलूँगा राइट साइड से जोड़ो, 4 और 7 11, 9 और 8 17 और 1 18, ऐसे करके ना। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 8 और 9 को जोड़ो, इसको ऐसे मानो 80 और 90 है, तो 8 और 9 17, 170 और 11, 170 और 11 181। तो हम लेफ़्ट टू राइट करने में हमारा दिमाग कंफर्टेबल रहता है, बट बचपन में हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हम ये समझ पाएँ ये 8 नहीं 80 है, 9 नहीं 90 है, तो हमें राइट टू लेफ्ट सिखा दिया जाता है। अब तो बड़े हो गए हो हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिन तैयारी करते रहे तो बुढ़ापा पेंशन लग जाएगी, तो इसलिए जोर लगा लो। तो क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम ऐसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब ये भी आपको आना चाहिए। कई बार हम राइट टू लेफ्ट भी चलेंगे, ऑफकोर्स जो हमें कंफर्टेबल होगा। हम भेदभाव नहीं करते मेथड में, हमें जो लगता है कि ये यहाँ पर अपना काम चलाएगा हम उसको रगड़ देंगे, सीधी बात है, परफेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। तो 14 दूनी 28, 280, ये टेंस प्लेस पर है, सिर्फ 28 मत देखो, 280 और 14 थी 42, अब ऐड करना ईजी हो जाएगा, 280 और 42 है,
तो कितना हो जाएगा, 280 में 20 दे दो 300 और 322। हो सकता है इसमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए हो, क्योंकि वो सैकड़ा चेंज हुआ था, 200 से हम 300 में गए, कई बार वो चेंज नहीं होता। तो जैसे 53 इंटू 14, 14 पंजे 70, 714 42, 742, तो ये आना चाहिए। 14 से जब मैं 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 140 और 28, 168, 1.68, 68% का इंक्रीज। देन नेक्स्ट 20% का इंक्रीज, यानी कि 6/5, 40% का इंक्रीज 7/5, 7 छिके 42/25, कितने का इंक्रीमेंट है, इतना इंक्रीमेंट हो रखा है क्या, 17 का। अगर 25 पर 17 का है तो 25 का 4 गुना होता है 100, तो 17 का 4 गुना 68 का होएगा, 100 पर तो 68%। इससे भी अब अगले मेथड से करें, 20 + 40 60 प्लस 20 इंटू 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 दूनी 8, 68। ठीक है भाई, ये बताओ। तो यहां पर ये वैल्यू पहले 30% बढ़ी फिर 20% घटी, पहले 30% बढ़ी फिर 20% घटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि भैया पहले वैल्यू 100 थी, 30% बढ़ी, तो ये कितनी हो गई, 130 हो गई 30% बढ़ने के बाद, फिर 20% घटी, तो इसका 20% कितना है, इसका 20% है भाई 26, तो 26 घटा दो, तो 130 में 26 के 104, तो पहले 100 थी आज 104 है, तो 4% बढ़ गई, 4% का इंक्रीमेंट आ गया टोटल। अगर इसको उसी फॉर्मूले से करें 1.3 इंटू 20% घटना, यानी कि 80/100, 0.8, 13 8 104, मन ही मन में देख सकते हो, 13 8 104, 4% का इंक्रीमेंट, 1.0, 100 से 104 होगी। अगर फ्रैक्शन से करें, अब कई बच्चों को लगेगा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। जब आगे क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा सारे हथियार होने जरूरी हैं तर्कस में। 13/10, 20% घटना यानी कि 4/5, तो 52/50, 50 पर 2 का इंक्रीमेंट है, 50 पर 2 की बढ़त है, तो 100 पर 4 की होगी 4%। अब आगे फॉर्मूले से, ये डिक्रीमेंट है, ये क्या है, ये घटना है, तो यहां पर फॉर्मूले में -20 करेंगे, यहां पर +30 करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 30 -20, आगे क्या था a इंटू बी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होएगा, तो -30 इंटू 20/100, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो 30 में से 20 गए 10, माइनस 0 0 0 0, 10 - 6 4, तो बिकॉज ये पॉजिटिव आया तो हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल 4% का +4% का चेंज आया है, यानी कि 4% बढ़ी है वैल्यू। अगर यहाँ पर -4 आता है तो हम बोलते हैं 4% घटी है वैल्यू। और एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर मैं आपको ये बोल दूँ ये वैल्यू पहले 30% बढ़ी है फिर 20% घटी है, ये पहला केस है। और दूसरा केस ये है, ये वैल्यू पहले 30% घटी है और फिर 20% बढ़ी है, तो बताओ ओवरऑल कौन से केस में वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले 30% बढ़ी है यानी कि मैंने कर दिया 1.3 टाइम्स, फिर 20% घटी है तो मैंने कर दिया 0.8 टाइम्स। ठीक है, अच्छा मैंने 30%, सॉरी माई मिस्टेक, मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा था। पहले 20% घटी है, बस मैंने किया क्या, उस चेंज को पहले किया है, इस चेंज को बाद में किया है, सॉरी, उस चेंज को मैंने पहले कर दिया, इस चेंज को मैंने बाद में कर दिया। अब बताओ दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये पहले 20% घटी है यानी कि 0.8 टाइम्स हो गई, फिर ये 30% बढ़ी है यानी कि 1.3 टाइम्स हो गई, ओवरऑल ये इतने गुना होगी, ओवरऑल ये इतने गुना हो गई। तो चाहे आप 2 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 2 कर लो, आंसर तो सही आना है ना, ये फर्क पैदा है जी, आंसर तो सही आना है। तो ये जो परसेंटेज चेंजेस हैं ये आगे पीछे होते रहे, इनसे नेट आंसर पर असर नहीं पड़ता। क्लियर है, पहले बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई फिर घट गई, किसी भी ऑर्डर में कर लो, सेम उतने ही परसेंटेज चेंज कर लो, वही उत्तर आएगा। तो ये बात समझ गए ना, इनको आगे पीछे कर सकते हैं हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो जी।
तो 50% बढ़ा तो 100 से हो गया जी 150, और फिर इसको 20% अगर मैं घटा दूं तो इसका 20% है 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। तो 100 से 120, 20% की बढ़त। अब दूसरे मेथड से 50% इंक्रीज होना यानी कि 1.5 टाइम्स, 20% डिक्रीज होना यानी कि 0.8 टाइम्स, 15 8 120, 1.20 दिख रहा है 20% इंक्रीज। 50% इंक्रीज होना यानी कि 3/2, 20% डिक्रीज होना। अब अगर बोर होने लगे हो इस काम से तो चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। तनख्वाह लेते लेते बोर नहीं होगे तुम, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं हो रहे होंगे, चलो ठीक है। तो 2 का इंक्रीमेंट हो गया 10 पर, तो 100 पर 20 का, ठीक है। आगे फिर से 50 माइनस 20 फॉर्मूले से कर रहा हूँ 30, आगे क्या होएगा 50 इंटू 20/100, 30 में से 10 गए क्या आ गया 20, प्लस का है तो यानी कि 20% यानी कि इंक्रीमेंट है, ठीक। ये तो पहले वैल्यू 100 थी, फिर उसके बाद कितनी हो गई। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा ये मेथड बेस्ट है ये मेथड बेस्ट है, तो अभी मैं सारे की प्रैक्टिस करवाता हुआ चलूंगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो गाइड करना स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है। अभी सारे करते रहो। पहले वैल्यू 100 थी तो 100 से 70 हो गई भाई, 30% घट गई। उसके बाद 20%, इसका 20% 14 है, 70 14 5 70 होता है, 14 चौके 56 बच जाएगा, ठीक है। ये मैं कैसे देखता हूँ, देखो 70 के अंदर 5 बार होता है 14, एक बार मैंने निकाल लिया 4 बार बच जाएगा, ठीक है। तो 100 से 56 हो गई तो इसका मतलब -44, 44% डिक्रीज हो गई। अगले मेथड से 30% कम यानी कि 0.7 टाइम्स, 20% कम यानी कि 0.8 टाइम्स, तो 0.56 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 100 से 56 हो गई तो कितनी कम हो गई, 44 कम हो गई 100 पे, 44% डिक्रीज। नेक्स्ट 30% लेस यानी कि 7/10, 20% लेस यानी कि 4/5, 7 चौके 28। इनको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो वैसे, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब तक मैं वैसे ही नहीं करा था, मजे मजे में। 7 दूनी 14, 5 5 25, ठीक है। तो 25 पे कितने की कमी आ गई भाई, 5 में 4 गए, 1 2 में 1 गई, 11 की कमी आ गई 25 पे। तो 25 का 4 गुना 100 है, 11 का 4 गुना 44। ओके, अब फॉर्मूला लगाएं। तो दोनों डिक्रीमेंट है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, -30 -20। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 50, यहाँ पर आ गया प्लस का 6, ओवरऑल क्या आ गया माइनस का 44। यानी कि ओवरऑल जो चीज़ है वो 44% कम हुई है, डिक्रीज हुई है। क्लियर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज आ गया 16.66, 28.56। अब इसको ऐसे मानोगे कि ये 100 है, फिर वो 116 पॉइंट, तो मतलब उस मेथड में मज़ा नहीं आएगा ना, ये 116.66 हो जाएगा। हाँ, अब भी वैसे मान सकते हैं, बताता हूँ मैं। अगर किसी चीज़ को 1/6 बढ़ाना है तो यानी कि वो 6 से डिवाइड होनी ज़रूरी है, तो अपने लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर 14 का पड़ा है ना, 14 दूनी 28, 2/7 है तो 7। तो अगर मैं इस चीज़ को 42 मान लूँ ना, 7 और 6 का मल्टीपल मेरे को चाहिए 42, तो अब देखना मज़े आएंगे। ये 1/6 बढ़ गई, 1/6 यानी कि 7 बढ़ गई, तो कितनी होगी 49। उसके बाद ये कितनी बढ़ गई, ये 2/7 बढ़ गई, है ना। तो 2/7 तो यानी कि 14 बढ़ गई। तो 7 2 बार है, 7 2 बार, 7 9 बार आ जाएगा 63। वैसे भी अज्यूम करने वाला, तो इसलिए मैंने बोला था अज्यूमिंग वैल्यू, अज्यूमिंग 100 नहीं बोला था, ठीक है। ओवरऑल ये कितनी बढ़ गई है भाई साहब, 14 दूनी 14 नहीं, 21 दूनी 42, 21 63, 21 बढ़ गई है। 21 बढ़ गई 42 पर, तो 50% बढ़ गई ना। 21 बढ़ गई 42 पर, तो 50% बढ़ गई 1/2 यानी कि 50%। अज्यूम करके कर लिया हमने, हम ऐसे कर सकते हैं जी, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। अगला तरीका हम क्या यूज़ कर रहे थे, अगला तरीका हम यूज़ कर रहे थे कि कितने गुना। अब कितने गुना में यहाँ पर वो वाला मज़ेदार नहीं रहेगा बिल्कुल भी, पॉइंट वाला कि 1.166 टाइम्स हो गई, तो ये मैं नहीं, आपके ऊपर ये अत्याचार मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है।
करोड़ अध्यापक नहीं है हम। ये देखो, तो 1/6 बढ़ गई तो कितने गुना हो गई भाई साहब? 7/6 गुना हो गई। 2/7 बढ़ गई तो 1 + 2/7 9/। अब मैं आ गया उस चीज़ पर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की चीज़ कितने गुना हो गई? 7/6 गुना हो गई, 9/7 गुना हो गई, 3 3 9। काट दो जितना काट सको, है ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, काट दो, ठीक है, ईजी रहेगा हमारे लिए। तो जो चीज़ जो है वो 1 बढ़ गई 2 पर, 50% बढ़ गई। तो ये कितना का आसान लगा आपको? इसमें फिर भी ये देखना पड़ा कि 6 है, 7 है, 42 मानूँ, बढ़ाऊँ, ओवरऑल देखो ये कितना का आसान लगा। 1/6 आपको 7/6 अब तक याद हो जाना चाहिए। 2/7 9/7, खट खट 3/2 1 50%। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा कि क्या मामला है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूले वाला है, तो फॉर्मूले वाला भी बेटर नहीं रहेगा, इन पॉइंटों को मैं जोड़ूंगा यहाँ पर। तो हम कर सकते हैं बट क्यों करें, बताओ। 33.33% इंक्रीज, यानी कि चीज़ का 4/3 गुना हो जाना, 1/3 बढ़ेगी ना, यानी कि 5/6 टाइम्स हो जाना, ऐसे आपको याद होनी चाहिए। 1/6 घटेगी तो 1 - 1/6 5/6। तो ये देखो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ओके, 5 दूनी 10/9, 1 बढ़ गई 9 पर। 1/9 क्या होता है? 11.11, तो 11.11% का चेंज आ, ठीक है। ये बताओ, अब यहाँ पर मैं सबसे पहला मेथड, अब यहाँ पर देखेंगे, पहले ही बताओ कौन सा मेथड बेस्ट है, एक बार सोचो। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि भैया 100 है, 2% बढ़ गई 102, फिर इसका 2% निकालूंगा, उतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। हाँ निकाल, इसका 2% निकालूंगा, वैसे निकाल सकते हैं। इसका 1% कितना है, क्योंकि 1% निकालना बहुत ही ईजी है, 1.02। तो 2% कितना होएगा? तो 2% हो जाएगा इसका डबल, 2.04, 2.04। ये कितना हो गया? 104.04। तो पहले 100 थी, अब 104.04 होगी, तो कितनी बढ़ गई? 4.04। फिर भी वो मज़ा नहीं आया, मतलब मज़ा नहीं आया, फिर भी जो मज़ा हम पूरे भारत को देना चाहते हैं वो नहीं आया, वो वाला आना चाहिए। तो अज्यूम करके हमने कर लिया। देन नेक्स्ट, कितने गुना हो गई? तो कोई चीज़ 2% बढ़ रही है तो 102/100, या फिर 51/2 से अगर काटोगे तो 51/50। इतना काम हम मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। 51/50 इंटू 51/50, इसमें भी वो मज़ा नहीं आया, मतलब वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो गई। 0 1 हो गया, अब इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी नोट दैट मज़ा। कितनी बढ़ गई? 101 बढ़ गई। इसका स्क्वायर करने में वो बेस मेथड, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने डाल रखी है, वो देख लेना आप, बेस मेथड की। 101, या फिर यहीं पर आगे कभी बता दूंगा मैं, 101/250। तो 101 का इंक्रीमेंट 250 पर कितने % हो गया? मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि मेथड कैसे लगेंगे, हम एक्चुअल में ये लगाएंगे नहीं। 101/25, तो 25 चौके 100, 1/25 0.04, 4.04 का इंक्रीमेंट। दोनों मेथड इन वैल्यूज़ के लिए मज़ेदार नहीं है। तीसरा मेथड फॉर्मूला, जब वैल्यूज़ छोटी छोटी हों तो फॉर्मूला बहुत ही सबसे एफिशिएंट मेथड है। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू छोटी छोटी हों तो एफिशिएंट है काफ़ी। 2 + 2 + 2 × 2/100। अब देखो, आप मेंटली कर लोगे इस चीज़ को, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 और 2 4, 4/100 है, यानी कि 0.04। 4/100 क्या होता है? 2 के बाद पॉइंट लगाओ। अगर मैं ये बोलूँ, एक वैल्यू पहले 3% बढ़ गई, फिर 2% बढ़ गई, फिर 2% बढ़ गई, तो फॉर्मूला लगा दो, 3 और 2 5, 3 दूनी 6/100, तो 5.06% का। देखो कितनी देर लगी, और ये तो मैं आपको समझा रहा था, क्लियर है। कोई चीज़ 5% बढ़ गई 2 बार, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं मन ही मन में, 5 और 5 10, फिर 5 5 25/100, ये लो 25/100 यानी कि 0.25। क्लियर है, बातों को समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो 1% बढ़ गई 2 बार, तो वही फॉर्मूला लगा दो, 1 + 1 2 + 0.1% इंक्रीमेंट, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर आप एक और मज़ेदार चीज़ नोटिस करोगे। क्या मज़ेदार चीज़ करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लगा के देखो। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा के देखूंगा, हमारा फॉर्मूला ये है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालने का। मैं लिखूंगा 20, फिर आगे लिखूंगा -20। एक पॉजिटिव चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है, तो प्लस माइनस प्रोडक्ट में माइनस आएगा, तो -20 × 20/100। तो मज़ेदार चीज़ क्या देखने को मिली, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सेम परसेंट का इंक्रीमेंट था, सेम परसेंट का डिक्रीमेंट था, तो ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमेशा माइनस होगा, 1 + 1 -, तो हमेशा लॉस होगा। अगर किसी वैल्यू को मैं सेम परसेंट बढ़ा दूं और फिर नई वैल्यू को उतने ही परसेंट घटा दूं, या फिर इसका उल्टा कर दूं, क्योंकि ये चेंज आप आगे पीछे भी कर सकते हो। पहले 20% घटा दो, बाद में 20% बढ़ा दो, बात तो सेम ही है, आगे पीछे कर सकते हो, डजंट मैटर, ओवरऑल इंपैक्ट सेम रहेगा। मैंने आपको समझाया। तो हमेशा लॉस होगा। यहाँ पर कितने का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ कि A% का इंक्रीमेंट और A% का डिक्रीमेंट, इनका कंबाइंड इफेक्ट या फिर नेट परसेंटेज चेंज क्या होएगा इनका, लगा के देख लो। एक तो A% बढ़ी, या फिर इसको ऐसे कर लो, बढ़ा घटा, कैसे भी लिख लो, A% बढ़ा, A% घटा। तो आप ऐसे लिखोगे A - A, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर A × B, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, A² / 100, ये कट गया, तो A² / 100 नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा, A² / 100% का लॉस, या इतने की कमी, या फिर इतने का डिक्रीमेंट, या इतने की घटत, कुछ भी लिख लो, कि वैल्यू जो है वो ओवरऑल A² / 100% कम हो जाएगी। अगर सेम परसेंट की बढ़त है, सेम परसेंट की घटत है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप बोल पाओगे क्या कि अच्छा 20% बढ़ी, 20% घटी, यानी कि 20 × 20 बटे में 100, इतने परसेंट घटेगी, 4% घटेगी भाई। डन, कैसे भी निकाल लो, इतनी घटेगी। 20% बढ़ी 1.2, 20% घटी 0.8, 12 × 8 = 96, 0.96, यानी कि 100 से 96 होगी, 4% घटी। 30% बढ़ी, 30% घटी, 30 × 30 बटे 100, 9% घटी, 9% घटी। ठीक, 25% बढ़ी, 25% घटी, 25 × 25 बटे 100, 25 × 25 क्या होता है, 625 बटे 100, ओवरऑल 6.25 का लॉस, 6.25% का लॉस। अगर मल्टीपल चेंजेस आ जाएं, आ सकते हैं भैया, 2 चेंज आने जरूरी थोड़ी है, 3 चेंज आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, हमारे लिए एक ही बात है। तो कोई वैल्यू 20, अब यहाँ पर भी हम अज्यूम करके कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको अज्यूम करके बताऊं एक बार, ये 20% यानी कि 1/5, 5 5 5, 125 मान लूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख लेता हूँ 125, 1/5 बढ़ गई इसका, 1/5 बढ़ गई यानी कि 25, 150 हो गई। अब इसका 1/5 बढ़ गई, यानी कि इसका 1/5 क्या आएगा, 5 से डिवाइड करो 30, ये हो जाएगी 180। अब इसका 1/5 बढ़ गई, इसका 1/5 क्या आ जाएगा 36, ये हो जाएगी 216, है ना। ठीक है, 125 से 216 होगी, कितनी बढ़ गई भाई साहब, 200 तक जाने के लिए इसको 75 चाहिए, ये 16 आगे ऑलरेडी, तो 81 और 10 91 आगे है ना। ठीक है, मैंने 75 85 और 6 91, तो 91 का चेंज आ गया 125 पे, 25 चौके 25 पंजे, 4 एकम 4, 4 नहीं में 36। क्या सर ये एफिशिएंट मेथड, ये एफिशिएंट नहीं आपको समझा रहा हूँ, इसे किया जा सकता है, जरूरत पड़ जाएगी कई बार। 5 7 35, 5 दूनी 10, 72.8%। एफिशिएंट यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, 20% बढ़ी 6/5, 20% बढ़ी 6/5, 20% बढ़ी, अब डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर ऐसे पापड़ पेल के पहुँचे थे। 216 थी स्टार्टिंग में, 125 थी, तो देखो कितनी बढ़ गई, 6 में से 5 गया 1, ऐसे घटाने में भी आसानी रहेगी, हैं 11 में से 2 गए 9, 91 बढ़ गई, कितने पर 125 पर, अब देख लो गुणा में 100 करके। ठीक है, अज्यूमिंग वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले वाला।
तो जब 3 चेंज आ जाएं तो मैं आपको इस चीज़ का फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि भैया A%, B% और C%। हालांकि मेरे को खुद याद नहीं है अगर मेरे को आपको बताना है तो ऑफकोर्स मैं रट के बता सकता हूँ, बट ये एफिशिएंट नहीं है। बनाने को हम 4 वाला ही बना सकते हैं। मैं आपको जनरलाइज मेथड भी बता सकता हूँ ये कैसे बनेंगे, बट ये एफिशिएंट नहीं है। क्या करेंगे, हम 2 वाले फॉर्मूले को ही 2 बार लगाएंगे। ठीक, कैसे, मान लो 20% का चेंज आ रखा है, प्लस 20% का चेंज है, प्लस 20% का चेंज है, तो इन दोनों के ऊपर लगा सकते हो कि नहीं? लगाओ जल्दी से फॉर्मूला। 44% का चेंज, 20 + 20, 20 × 20 बटे 100, 44%। फॉर्मूला लगाया मैंने, इन दोनों के ऊपर लगा दो। 44 + 20, 64, प्लस में दिस इंटू दिस बटे 100। तो मैं करूँगा क्या, मैं इन दोनों को गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, या फिर अलग से कर लो ऐसे। 20 × 5 = 100, 5 × 8 = 40, 8.8%। ठीक है, 8.8, 72.8%। तो जब 3 वैल्यू हो, 3 चेंज हो या 4 चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया। या फिर मान लो 4 चेंज है, एक और चेंज है, क्या करेंगे, इन दोनों का कितना आ गया 44, इन दोनों का कितना आ गया 44, एक बार इन पे लगा दो। या फिर वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला 6 बटे 5, 6 बटे 5, 6 बटे 5, 6 बटे 5। ठीक है भाई, क्लियर है। इसका नेट क्या आ रखा है 22.8। कोई और तरीका बचा है? अज्यूम करके बता दिया, फॉर्मूला लगाए बता दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके बता दिया, कछु नहीं बचा है अभी। ये वाला बताओ, नेट चेंज बताओ। अगर 3 ऐसे चेंज आ जाएं तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही करके बता रहा हूँ, आप सारे लगा लोगे ना। यहाँ पर फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल रहा है इन दोनों का मतलब -4 है। 20 की बढ़त 20 की घटत डायरेक्ट पता चल रहा है -4, और वो 24, तो -4 और 24 पर फॉर्मूला लगा दो, वही आंसर आएगा। मैं लगा के नहीं बताऊंगा। ठीक है, 20% ज़्यादा यानी कि 6 बटे 5, 20% कम यानी कि 4 बटे 5, 20% ज़्यादा यानी कि 6 बटे 5। क्लियर? तो कितना हो गया भाई टोटल, 6 चौके 24, छिक्के 144 बटे में 125। चीज़ 125 से 144 हो गई। कितनी बढ़ गई एक बार देख लें जरा। 14 में 5 गए 9, 13 में 12 गए 1, 19 बढ़ गई 125 पर। गुणा में 100 करो और ये आपका आंसर। इतने % का चेंज है। ठीक है जी, क्लियर? ये क्लास लेके साइकिलिंग करने भी मेरे को जाना है, पैर थके हुए हैं। आज लगभग 6 घंटे की रिकॉर्डिंग की है, देखते हैं। तो इन क्लासेस को यूज़फुल बना देना। ठीक है, यूज़फुल कैसे बनेंगी ये, जब आप रिजल्ट लाओगे, जब आप इनके ऊपर मेहनत करोगे। और एक बात बता देता हूँ, आप अपने आप को हो सकता है कम आंक के बैठे हो, जब आप इस चीज़ को बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कंपटीशन क्या करेगा, मान लो क्या बताऊँ मैं आपको, कोई चीज़ बताने वाला था, चीज़ सोची थी मैंने। जो बंदे, जैसे मैंने 1.5 साल जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब CGL के थ्रू ही की है, और 2 जॉब लेकर वो मैंने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, मजबूरी रहती है जॉब लेने के बाद भी जॉब लेना कई बार। ठीक है, तो जो बंदे वहाँ पर सिलेक्टेड थे उनको मैंने देखा है, कई ऐसे बंदे थे कि मतलब ये नहीं है कि भाई उनको हम बोल के ये बोल देंगे कि बहुत ही इंटेलिजेंट है बंदा, या मतलब मैं उनकी मेहनत को डाउन नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग एक्सक्यूज़ देते रहेंगे कि इस कारण से मेरा नहीं होगा, इस कारण से मेरा नहीं होगा, मेरा इस कारण से नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी कभी इम्प्रूव नहीं हुई। मतलब आज के दिन भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी के अंदर इतना स्कोप है सिलेक्शन लेने का, अगर आप अपने सिलेबस के अंदर मास्टरी कर लोगे। रियल में प्रॉब्लम किसे कहेंगे, रियल में प्रॉब्लम इस चीज़ को कहेंगे कि आपने एक्चुअल में मास्टरी कर ली है। ईमानदारी से अगर कोई ऐसा कहने वाला बंदा मिल जाए ना कि मैंने तो भाई साहब पूरा सिलेबस चाट फेंका, और मतलब इम्प्रूवमेंट का मेरे अंदर कोई स्कोप ही नहीं था, और फिर भी मेरी जॉब नहीं लगी, नहीं।
ईमानदारी से अगर आप पूरी दुनिया को छोड़ दो, आप अपने सिलेबस को पूरा कर लो, उसको बार बार करते रहो, उसको बार बार करते रहो, उसको बार बार करते रहो, आप रैंक मार लो कि गारंटी से रैंक मार लो। कंपटीशन कब कहेंगे? जब आपने ये सारा काम कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, मतलब फिर भी इस चीज़ को कहेंगे कि प्रॉब्लम है। यार ये तो प्रॉब्लम है, मतलब मैंने मेहनत कर ली फिर भी नहीं हो रहा। अब इस चीज़ को मेहनत थोड़ी बोलते हैं। किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन नहीं पढ़े हैं, बीच में एग्ज़ाम की डेट नहीं आई तो उसे छोड़ दिया। ऐसे हैं लाखों कैंडिडेट, घूम रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं सबका। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि भाई तैयारी करना आसान है नहीं। आसान होता तो सब ना कर लेते। आसान नहीं है, यही काम करना मुश्किल है, रोज़ पढ़ना मुश्किल है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि रोज़ पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, सिलेक्शन खुद हो जाएगा। सिलेक्शन अपनी टेक केयर खुद कर लेगा। आप इसकी टेक केयर करो कि क्या आप रोज़ पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने देखे हैं कैंडिडेट कि हाँ कैसे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई ज़बरदस्त मेहनत कर लेगा तो उस कैंडिडेट जैसा नहीं बन सकता। अरे बन सकता है भाई, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं जो लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। वो मेहनत नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। उतनी शिद्दत से उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर इतनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए तो आग लगती है बदन में, काम करते हैं हम, रिजल्ट लेके आते हैं। चलो बातें बहुत हो गई करते हैं। तो 44.44% का इंक्रीमेंट, यानी कि 11 का टेबल है तो भैया नीचे 9 होगा, 4/9 का इंक्रीमेंट। तो फ्रैक्शन लिख दूँ, 13/9 गुना हो गई होगी चीज़। 9 और 4 13/9। तो ये 14 का पहाड़ा है, 14 का तीसरा पहाड़ा है, तो 3/7 की कमी। तो कितने गुना हो गई? 7 में 3 गए, 4/7। इतनी कम हो गए। 12.5 यानी कि 1/8 का इंक्रीमेंट है, तो 9/8 गुना हो गई चीज़। ओवरऑल कितने गुना हो गई चीज़, लगा लो हिसाब। 9 से 9, 4 दूनी 8, 13/12 हो गई। 1 बढ़ गई 12 पर, तो 1/12 क्या होता है? 8.33। तो तसल्ली से चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जहाँ पर 3 चेंज है मैं वहाँ पर 4 लिख दूंगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 10 लिख दूंगा तो काटते रहेंगे, एंड में बता देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन करें, बताओ। इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25%, पहले किसी बुक का प्राइस 25% बढ़ाया, ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, तो 2 चेंज आए हैं, 25% का इंक्रीज और 20% का इंक्रीज। देन द नेट चेंज, तो नेट चेंज कितना है? मतलब अगर किसी चीज़ में ये 2 चेंज किए जाएँ तो बताओ नेट कितना चेंज होगा। तो इसको रगड़ दोगे कि नहीं? कई तरीके आपको बता चुका हूँ, किसी भी तरीके से रगड़ दो। 25% का इंक्रीमेंट यानी कि 5/4, 20% का इंक्रीमेंट यानी कि 6/5, 5 से 5 गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, ओवरऑल चीज़ 3/2 हो गई, यानी कि 1 बढ़ गई 2 पर, 50% इंक्रीज। अज्यूम करके कर दो, फॉर्मूले से कर दो, कैसे भी कर दो, बस कर दो, ठीक है। और अब मैं हर एक तरीके से करके दिखाऊंगा तो चीज़ हो जाएगी बोरिंग। मानते हो इस चीज़ को? चीज़ बोरिंग हो जाएगी। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप एक बार इन चीज़ों को हर एक फॉर्मूले से करते हुए चलो। जब फर्स्ट टाइम एटलीस्ट आप कर रहे हो तो हर एक फॉर्मूले से करते हुए चलो। हर एक फॉर्मूला मतलब हर एक तरीके से करते हुए चलो। ड्यू टू हैवी वेट ईटिंग द वेट ऑफ सिल्फा इंक्रीज बाई 10%, तो पहले तो 10% बढ़ गया, और एग्जाम में ये नहीं लिखूंगा मैं, सीधा 10% इंक्रीज को 11/10 लिखूंगा, और ऐसे ही लिखते हैं। हटाओ, आपको क्यों आदत डाली। पहले उसका वेट 10% बढ़ गया, और फिर एंड बाई 20% इन द नेक्स्ट मंथ, फिर 10%, फिर 20% बढ़ गया। 10% का इंक्रीमेंट, चीज़ 11/10 गुना हो गई, 20% बढ़ गई यानी कि चीज़ 6/5 गुना हो गई, 66/50 होगी, 16 बढ़ गई 50 पर, तो 100 पर 32 बढ़ जाएगी, 32% का इंक्रीमेंट। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि 10 और 20% का इंक्रीमेंट 32 होता है। ये याद ही हो जाएंगी। 20 और 20 का 44 होता है, 10 और 10 का 21 होता है। ठीक है जी, खुद ही हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। इफ़ द प्राइस ऑफ ए फैन इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई, तो पहले भैया जो कीमत है वो डिक्रीज हुई है, तो कितने गुना हो गई है? 3/4। 25% कम होना यानी कि 3/4 होना, 1/4 कम होना। फिर इंक्रीज हो गई 20% यानी कि 120/100, 6/5 गुना हो गई, तो कितनी हो गई? 2 दूनी 4,
2 से, तो 9/10 हो गई, सॉरी हाँ 5 दूनी 10 ही है, तो 1 घट गई 10 पर, ओवरऑल घट गई अब की बार, तो 10% कम हो गई, 10% डिक्रीज। ठीक, ये बताओ द स्ट्रेंथ ऑफ ASSC एस्पिरेंट्स, ये क्या मतलब हुआ? SSC एस्पिरेंट के जोर की बात थोड़ी कर रहे हैं, उनकी तादाद की बात कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ SSC एस्पिरेंट, स्ट्रेंथ ऑफ SSC एस्पिरेंट्स increases and decreases every alternate year. It starts with the increase of 20% and thereafter the percentage of increase or decreases से। बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो SSC एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ है वो हर साल बढ़ती और घटती रहती है, ऑल्टरनेट साल पर। एक साल बढ़ेगी अगले साल घटेगी, एक साल बढ़ेगी अगले साल घटेगी, और हर साल जो परसेंटेज चेंज है वो 20% है। 20% बढ़ी अगले साल 20% घटी, अगले साल 20% बढ़ी अगले साल 20% घटी, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, Which of the following is definitely true about the strength of SSC aspirants in 2000 as compared to that in 1996? वो ये बोल रहा है कि साल 1996 के कंपैरिजन में साल 2000 में जो SSC एस्पिरेंट्स की संख्या होगी उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि इन 4 सालों में कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। तो देख लेते हैं, ये 4 चेंज मैंने लिख दिए ना, 20% बढ़ा अगले साल घटा, अगले साल बढ़ा अगले साल घटा। ठीक, यहाँ पर आप कह सकते हैं भाई साहब सेम परसेंट बढ़ना सेम परसेंट घटना, तो 20 × 20/100 ओवरऑल 4% का लॉस, या फिर वैल्यू ओवरऑल 4% घट जाएगी इन चेंजेस के कारण। इन चेंजेस के कारण भी ओवरऑल, और हाँ एक और बात थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इन चेंजेस के कारण भी 4% घट जाएगी। अब इनके ऊपर फिर से फॉर्मूला लगा दो, A + B यानी कि -4 -4। अब दोनों नेगेटिव के हैं तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा +16/100, तो -8 + 0.16, तो इसको घटाओगे आप 7 8 में से तो आ जाएगा 7.84 का डिक्रीमेंट, ओवरऑल इतने % की कमी। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऐसे नहीं करना कि अच्छा 4 और 4 7 के करीब होएगा, ऑप्शन डी मार दिया, पकड़े गए ना। क्लियर है? तो आंसर 7.84 हो जाएगा। करने को इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि इन चेंजेस को आप कैसे भी कर लो, नेट चेंज वही आएगा। तो ये कौन कर करके देखेगा, ये आप करके देखोगे। ऐसे करके देखना, एक बार करके देखो यार, ऐसे कैसे सेम चेंज आ रहा है, करके देखो। ये मैंने क्या किया, 2 माइनस के 2 प्लस के, वही चेंज आएगा। आप ऐसे करके देख लो, चाहे प्लस का 44 है, इनमें क्या आ जाएगा, इनमें आ जाएगा माइनस का 36 है ना, 40 और 4। हाँ, अब उसके बाद करके देखो, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर कहानी बैठेगी। तो चेंजेस को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता कि SSC, वो कई बार बोलता है कि SSC एस्पिरेंट्स की संख्या पहले 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर अगले 2 साल 20 और 20% घटी, तो हम ऐसे करेंगे, उसको बोलने दो, क्योंकि हमें ऐसे आसान लगता है। समझ रहे हो? क्योंकि चेंजेस आगे पीछे करने से ओवरऑल नेट चेंज तो उतना ही रहता है। तो उसने पहले दोनों बढ़ा दी या दोनों घटा दी, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ऐसे करना आसान लग रहा है ना आपको, फिर आगे हम कर जाएंगे। ठीक है जी, आंसर विल बी ऑप्शन ई। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाई 20, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, बढ़ने वाला रोज है, रोज बढ़ गया 25% एवरी ओड ईयर, जब भी ओड ईयर आता है तो वो 25% बढ़ जाता है। एंड फेल बाई 20% एवरी इवन ईयर। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता होगी। जैसे मान लो 2021 से स्टार्ट कर लें, नंबर सिस्टम में हमने ये तो पढ़ लिया है ना, एक बार ओड नंबर आएगा तो फिर इवन आएगा, फिर ओड आएगा तो फिर इवन आएगा। ऐसे यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि किसी ओड साल में तो वो 25% बढ़ जाता है, तो कितने गुना हो जाता है भाई, 5/4 गुना। फिर ओड के बाद अगला साल इवन आएगा, इवन ईयर में वो गिर जाता है 20%, तो यानी कि 4/5 गुना 80/100। तो ओवरऑल कितना हो जाता है, एक ओड और एक इवन का अगर मैं असर देखूं ओवरऑल इन 2 सालों का, उतना ही रहता है, 1 गुना। 1 गुना रहने का क्या मतलब है, 1% चेंज नहीं है, ये हम फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के अंदर नेट वैल्यू क्या है, 1। ओवरऑल ये जो आंसर आ रहा है, मैं तब से क्या बोल रहा हूँ कि वो कितने गुना हुआ,
तो कोई वैल्यू खुद की 1 गुना हो गई, 5 खुद का 1 गुना हो गया, तो वो 5 ही रहा, 5 इंटू 1 सेम ही रहा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, 1 गुना हो गया। तो एक साल वो 25% बढ़ा, अगले साल 20% घटा, तो ओवरऑल कोई चेंज आया ही नहीं, वो उतना ही रहा। अब वो बोल रहा है 1900 साल में क्या चेंज आएगा, तो क्या ही चेंज आ जाएगा 1900 साल में। 1900 साल में क्या होएगा, एक बार ओड एक बार इवन, एक बार ओड एक बार इवन, एक बार ओड एक बार इवन, ऐसा कितनी बार हो जाएगा, 1900 को 2 से डिवाइड कर दो, उतनी बार हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, ये चेंज होगा, थोड़ी सी बढ़ेगी, ये उसको वापस वहीं पर ला के, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे किया, एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे गया। हम, अब वो बोल रहा है 1900 बार ऐसा किया, तो क्या गया आया मैं वहीं पर रहा, देयर इज नो चेंज। ऑप्शन सी क्लियर है। ठीक है जी, ये बताओ फिर अभी सीजीएल का 2014 टीयर 2 का क्वेश्चन है, मज़ेदार है। मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ पेन को टच मत करना, एक बार कोशिश करना कि आप बिना पेन के कर पाएँ, और आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ तो कर ही पा रहे होंगे ना, तो ट्राई करना। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ईच बोट द सेम मोटरसाइकिल यूजिंग ए 10% ऑफ कूपन। दो बंदों ने मोटरसाइकिल खरीदी 10% का कूपन लेके। मिस्टर एक्स कैशियर टुक 10% ऑफ द प्राइस एंड देन एडिड 8.5% सेल्स टैक्स। अब ये सेल्स टैक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने कोई बाइक ली, वो 100 रुपये की ली, या जितने भी रुपए की ली, आपने कोई बाइक ली वो 100 रुपये की ली, तो वो क्या करेगा, इसका 8.5% जो भी बन रहा होगा इतना एक्स्ट्रा आपको देना पड़ जाएगा। मान लो सेल्स टैक्स 10% है, तो आपसे वो 10% ज़्यादा ले लेंगे, 10% बढ़ा के ले लेंगे कि भैया 10% और दे दो, ये टैक्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक्स के साथ क्या हुआ, एक्स के साथ ये हुआ कि 10% ऑफ का क्या मतलब है, पहले मुझे एक बात बताओ। 10% ऑफ का मतलब है कि प्राइस को 10% कम करना। ठीक है, तो एक्स ने जब बाइक ली तो उसके प्राइस को पहले 10% कम कर दिया, और फिर उसके पास सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर 8.5% बढ़ा दिया। एक्स के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, कि पहले तो 10% कम कर दिया, और फिर उसके पास ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर बाइक के प्राइस को 8.5% बढ़ा दिया। और वाई के साथ क्या किया, वाई का जो कैशियर है उसने ये किया कि ही फर्स्ट एडिड द सेल्स टैक्स, तो यानी कि पहले ही सेल्स टैक्स लगा दिया, तो 8.5% बढ़ा दिया प्राइस को, और फिर 10% का कूपन लगा दिया, फिर प्राइस को 10% घटा दिया। तो अब बताओ, चेंजेस को आगे पीछे करने से कोई इम्पैक्ट होता है? नहीं होता। किसी चीज़ को पहले 10% बढ़ा लो, फिर 20% घटा लो, या फिर इसका उल्टा कर लो, पहले 20% घटा लो, फिर 10% बढ़ा लो। मैंने ये आपको अच्छे से बात बताई कि मामला सेम ही रहेगा। 10% बढ़ना है यानी कि 1.1 टाइम, 20% घटना यानी कि 0.8, 20% घटना 0.8, 10% बढ़ना 1.1, ओवरऑल तो ये वही आएगा 0.88। आगे पीछे करने से क्या ही हो जाएगा, तो क्या ही हो जाएगा, पहले ऑफ दिया, पहले 10% कम किया प्राइस को, फिर 8.5% बढ़ा दिया, पहले 8.5% कम किया, फिर 10% बढ़ा दिया, सेम ही बात है। ये करने के लिए हमें लिखना नहीं चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। अब आगे से आप नहीं लिखोगे, एक्चुअल क्वेश्चन है सीजीएल का, आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो भाई नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर, हमें कितना टाइम हो गया, हमें टाइम हो गया 53 मिनट, आधा एक घंटा और ये करते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप 1 के क्वेश्चंस। तो ये कैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ पर दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो किसी तीसरी वैल्यू के बराबर है। दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट किसी तीसरी वैल्यू के बराबर है, कैसे आपको बताता हूँ। कौन सी वाली चीज़ बताएं आपको, खर्चे कोई बढ़िया समझोगे। मान लो आप डेली दूध पीते हो, और दूध का कुछ प्राइस है, और दूध की कुछ क्वांटिटी है। ठीक है, और ये फिर आ गया टोटल एक्सपेंडिचर आपका दूध के ऊपर। दूध के ऊपर आपका कितना एक्सपेंडिचर होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भैया उसका रेट कितना है, और कितना आप पीते हो, कितनी क्वांटिटी है ना। 20 किलो पीते हो, 30 किलो पीते हो, किस रेट का पीते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके दूध का खर्चा आ जाएगा। आपके घर वाले भी हो सकता है शायद आपसे दूध का हिसाब लगवाते हों, और अगर आप नालायक हो, आप पे भरोसा नहीं है, तो ना भी लगवाते हों, गलत बता देगा, ज़्यादा रुपये दिलवा देगा या दिलवा देगी। देख लो कहाँ पर स्टैंड करते हो।
तो ये समझ में आ गया। तो दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो तीसरी चीज़ के बराबर है। जी हाँ। अब इमेजिन करो कि आपके दूधिये ने आकर बोला कि मैं रेट को 2 गुना कर रहा हूँ। घर में हालांकि हड़कम मच जाएगा, मम्मी पीट देगी उसको, बट इमेजिन कर लेते कि सेफ है वो। दूध वाले ने ये बोला कि मैं प्राइस को 2 गुना कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, आपके खर्चे पर क्या असर पड़ेगा? क्वांटिटी सेम है, आप क्वांटिटी उतनी पी रहे हो, तो भैया डबल रेट का पियोगे तो डबल खर्चा, ट्रिपल रेट का पियोगे तो ट्रिपल खर्चा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ में कोई बदलाव आएगा, ये चीज़ अगर कुछ गुना होगी तो ये उतने ही गुना होगी, वो बदलाव डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि ये आता कैसे, इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है। तो जब एक चीज़, जब एक वैल्यू बाकी 2 वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर हो, या 3 वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर हो, या 4 वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर हो, फर्क नहीं पड़ता। जब एक वैल्यू कुछ वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये वैल्यू जितने गुना होगी इसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। ये डबल हुई तो ये डबल हो जाएगी, ये ट्रिपल हुई तो ये ट्रिपल हो जाएगी, इनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि रेट डबल हुआ, भले ही क्वांटिटी सेम रहे, आपका खर्चा डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मम्मी ने पीट दिया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो प्राइस सेम रहा। अब क्या हुआ, आप जिम जाने लगे, आपके सिर पर फितूर छा गया कि भैया आप बॉडी बनानी है। किसी ने आपको बताया कि कैल्शियम और प्रोटीन दोनों है दूध में, है? तो आपने वो पीना स्टार्ट किया। तो आपके घर की जो कंजप्शन है, वो जो क्वांटिटी आप कंज्यूम करते थे वो 3 गुना हो गई, 3 गुना दूध पीने लगे। प्राइस सेम है दूधिये का, पिटाई हो चुकी है। तो अब खर्चे पर क्या असर आएगा? रेट सेम है बट 3 गुना चीज़ खा रहे हो तो 3 गुना खर्चा आएगा। तो इसका भी डायरेक्ट इसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो यानी कि इफ ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, इनके अंदर आप जो भी चेंज, ये जितने भी गुना होंगे ना, ए उतने ही गुना हो जाएगा। अब दोनों चीज़ कर लेते हैं। दूधिया अपने भाई को ले आया अगले दिन कि भाई साहब रेट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो दूधिये ने रेट डबल कर दिया। मम्मी ने आपकी पिटाई की कि भाई रहने दे, अब कम पी ले, बट आप भी नहीं माने हैं, नहीं तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा। तो घर वाले क्या करेंगे, चलो ठीक है पीने दो। ठीक है, तो दूधिये ने रेट डबल कर दिया, क्वांटिटी 3 गुना आप पीने लगे। तो अब क्या होएगा, एक्सपेंडिचर 3 दूनी 6, अब एक्सपेंडिचर 6 गुना हो जाएगा। इसका भी इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसका भी इसके ऊपर इंपैक्ट। तो पहले के कंपेरिजन में आप 6 गुना खर्चा दे रहे होगे दूध का। अब वो दोनों एग्जाम्पल फिर से करते हैं। जब प्राइस डबल हुआ था लेकिन क्वांटिटी सेम रह गई थी, तो क्वांटिटी खुद की 1 गुना रह गई थी। कोई चीज़ सेम रहना है कि खुद की 1 गुना, 5 है तो 5 ही रह गई, 10 है तो 10 ही रह गई, तो 2 इंटू 1, इसीलिए एक्सपेंडिचर डबल हो गया। तो इन दोनों, ये दोनों जितने गुना होंगी उनको मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा ये कितने गुना होगी। ठीक है, जब क्वांटिटी आपने 3 गुना कर दी थी दूध की और प्राइस सेम रह गया था, यानी कि खुद का 1 गुना रह गया था, तो इसीलिए 3 गुना एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये बात समझ गए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ये करेगा भाई साहब, एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि प्राइस 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया, वो परसेंटेज में बताएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ 10% बढ़ती है तो हमें ये तो निकालना आता है ना कितने गुना हो गया, वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। वो एग्जामिनर बोलेगा कि प्राइस जो है 10% बढ़ गया और जो क्वांटिटी जो हम कंज्यूम करते थे, मान लो वो 20% ज़्यादा हमने कर दी, तो बताओ एक्सपेंडिचर पर क्या टेम है, क्या टेम है, क्या चेंज है। ठीक है, तो प्राइस अगर 10% बढ़ गया तो कितने गुना हो गया, 11/10 गुना। क्वांटिटी 20% बढ़ गई तो कितने गुना हो गई, 6/5 गुना। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितने गुना हो जाएगा, 66/50 गुना। पहले 50 था तो अब 66 हो गया। ये चीज़ें जितने गुना होती है उसका कंबाइंड इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो भाई साहब 16 बढ़ गया 50 पर, तो 100 पर 32 बढ़ जाएगा, 32% बढ़ गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे वो ये किए थे कि एक क्वांटिटी थी वो पहले 10% बढ़ी, फिर जो नई क्वांटिटी थी वो 20% बढ़ी, ये किए थे। तो बताओ नेट चेंज कितना आ गया। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। जब प्राइस 10% बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, फिर क्वांटिटी 20% बढ़ेगी तो जो नया एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ जाता है। तो वे सारे तरीके आप लगा सकते हो। जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू हो कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, कोई भी प्रोडक्ट में चाहे कितने भी नंबर हो, इनके अंदर अगर किसी ने चेंज बताया तो आप वो सारे तरीके आजमा सकते हो। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला लगा के देखो एक बार 10 और 20 के ऊपर, 10 + 20 30 प्लस में 10 इंटू 20/100 200/100 2 आ गया ना 32। यहाँ पर भी 32 था। तो वो सारे मेथड लगा सकते हैं। अज्यूम करके भी कर सकते हैं। कैसे अज्यूम करके कर सकते हैं, हमने ये मान लिया कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था दूध के ऊपर वो 100 रुपये था,
100 रुपये था, अब प्राइस 10% बढ़ गया, तो अभी क्वांटिटी को एक बार छोड़ दो, किसी ने आपको क्वांटिटी के बारे में खबर ही नहीं दी, ठीक है, सिर्फ प्राइस के बारे में आपके पास खबर आई, तो आपने ये माना कि पहले अगर 100 रुपये था तो आज भाई साहब 110 हो गया होगा एक्सपेंडिचर, क्या रेट, महंगाई बढ़ गई, 10% खर्चा बढ़ गया, बट आपने वो खाना भी 20% ज़्यादा स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को, तो क्या हुआ, 20% और बढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका 20% कितना है, 22,132 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है कि अब आप इस पर क्यों नहीं बढ़ा रहे 20%, भाई आपने चीज़ खानी ज़्यादा शुरू कर दी, वही सस्ती वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हो, आज भी महंगी खा रहे होगे, तो इसके ऊपर हाँ ऐसे कंटिन्यूस चेंज आएगा, इसको सक्सेसिव चेंज बोलते हैं, ये चेंज हुआ फिर वो चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात अच्छे से, यानी कि तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1 अज्यूम कर सकते हैं, नंबर 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज कर सकते हैं, नंबर 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, बता दो। The length of a rectangle is increased by 30% and breadth is decreased by 20%. The change in area, तो हमें एक बात पता है कि एरिया जो है रेक्टेंगल का, अगर आपको ना पता हो तो बता दें, हमारे भारतवर्ष में लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और मज़े की बात यह है दूसरे देशों में भी ऐसे ही होता है ना, क्या कोइंसिडेंस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक तीसरी वैल्यू के बराबर है, इन दोनों में चेंज बताया है, उसके ऊपर नेट चेंज पूछा है, तो वही तरीका है भाई साहब। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 30%, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 20%। एग्जाम में ऐसे डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो 30% इंक्रीज होना यानी कि 13/10, 20% डिक्रीज होना यानी कि 4/5। तो आपने हमेशा क्या देखना है कि अगर दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट करके ये आ रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। 13 चौके 52, 10 पंजे 50, तो भाई साहब 2 का इंक्रीमेंट है 50 पर, तो 100 पर 4 का होएगा, 104 मत कर देना, इंक्रीज पूछा उसने, ये नहीं पूछा फाइनली कितने परसेंट हो गया, 104 मत करना, 4% इंक्रीज, ठीक है। अब एग्जामिनर कई तरह की ऐसे चीज़ों के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरी के बराबर हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कैसी कैसी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैंस द सेल इंक्रीजेज, सेल मतलब कि बिक्री, कितने बिकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इनकम, तो जो शॉपकीपर की इनकम है वो कैसे बनती है कि भैया एक फैन वो कितने का बेच रहा है और कितने फैन बिक रहे हैं, सेल कितनी है, प्राइस कितना है एक फैन का और बिक कितने रहे हैं। अगर 100 रुपये प्राइस है और 2 बिक रहे हैं तो 200 इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है, तो वैसा ही इक्वेशन है। एक चीज़ क्या हुई, 30% घट गई, सेल 30% घट, प्राइस 30% घट गया, फ़र्क क्या पड़ता है, ये घट गया ये बढ़ गया, फ़र्क ही नहीं पड़ता, आगे पीछे हम कर ही सकते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है 30 घट गया तो ये लो भाई, और आगे क्या देखना है, 20 बढ़ गई एक चीज़ तो 6/5, हाँ, बट मेक श्योर कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है, ये वाला है, ऐसे कर दो। कितना हो गया भाई, 7 छिके 42/50, तो ओवरऑल 8 का नुकसान हो गया 50 पर, तो 100 पर 16 का, 16% का डिक्रीज आ गया। बाकी तरीकों से आप करके देख लोगे, नहीं मैंने 20% बढ़ाया है, अच्छा पहले 30% कम ही हुआ था ना, हाँ ठीक है। बाकी तरीकों से आप करके देख लोगे, फॉर्मूला वगैरह लगा के एज्यूम करके, ठीक है, करके देख लेना, प्रैक्टिस होएगी, बार बार करके देखते रहो। If the side of a square increases by 30%, what is the percentage increase in its area? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भाई साहब साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर बोल लो या फिर साइड इंटू साइड बोल लो, एक ही बात है। तो उसने ये बताया है कि जो साइड है वो 30% इंक्रीज हो गई, तो साइड जो है वो 2 बार आती है एरिया में, सिर्फ एक बार नहीं आती, भले ही उसकी वैल्यू सेम है, स्क्वायर की साइड सेम रहती है, लेकिन वो 2 बार आती है, तो 30% चेंज को 2 बार हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये साइड 30% बढ़ गई तो ये भी तो वही साइड है, ये भी तो 30% बढ़ जाएगी। रेक्टेंगल में होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनकी वैल्यू ही अलग अलग होती है। अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूँ एक रेक्टेंगल है जिसकी दोनों साइडों की लंबाई 10 और 10 है, तो रेक्टेंगल तो है ये, बस एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 2 बार आपको ये लेना पड़ेगा, ये नहीं है कि भैया
स्क्वायर की साइड सेम होती है, 30% इंक्रीमेंट तो 30 ही मार दो। तो ठीक है भाई, 2 बार 30% चेंज, 2 बार 30% चेंज को क्या बोलेंगे? 13/10, 13/10 169/100 कितना इंक्रीज हो गया? 69%। चेक, 30 + 30 + 30 × 30/100 क्या हो जाएगा? 69। कैसे भी कर लो, 69। क्लियर है? समझ में आ गई बात? द नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 25%, जो सीट है वो 25% बढ़ा दी। द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, कॉस्ट भी बढ़ा दी 10%। द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन पर क्या चेंज आ जाएगा? तो जो सिनेमा हॉल का रेवेन्यू है वो क्या होता है बताओ जरा। सिनेमा हॉल जो ये टिकटों से जो रुपए कमाएगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भैया सीट कितनी है और हर एक सीट के ऊपर जो टिकट है उसका प्राइस कितना है। सिंपल सी बात है। इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट से रेवेन्यू बनता है। इन दोनों में चेंज बता दिया उसने। क्या बता दिया कि नंबर ऑफ सीट बढ़ा दिया 25%, तो 5/4 हो गया, इसके कारण रेवेन्यू। प्राइस जो है वो 10% बढ़ा दिया तो 11/10 हो गया, इसके कारण। तो ओवरऑल क्या आ गया? ओवरऑल आ गया जी 11/8। कितने का चेंज हो गया? 3 का 8 पर। 3 बढ़ गया 8 पर, तो 3/8 तो आपको पता ही होगा 37.5%। ठीक है। इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई, अब जो क्यूब है, जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है? अगर इसकी एज यानी कि इसकी साइड को अगर मैं ए बोलूँ तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, मेंसुरेशन 3D में हम देखेंगे, ए क्यूब या फिर ए इंटू ए। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने हर एक एज को 50% बढ़ा दिया। अब इसको कई तरीकों से करके दिखाऊंगा, यानी कि ये चीज़ भी 50% बढ़ गई, ये चीज़ भी 50% बढ़ गई, ये भी 50% बढ़ गई, तो 3 चेंज हो गए 50% के। बता दो ओवरऑल कितना इंपैक्ट होएगा? उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कैसे करें? सबसे पहला तरीका 50% बढ़ना, यानी कि 3/2। 50% बढ़ने का क्या मतलब है? 150/100, 100 से 150 हो गया, 150/100। ठीक है, 3/2, 3/2, 3/2। पहले जो वैल्यू थी वो 8 थी, आज के दिन वो 27। तो कितनी बढ़ गई भाई साहब बताओगे जरा? 17 में से 8 गए ना, 19 बढ़ गई। 19/8, तो 19/8 को या तो गुणा में 100 कर लो, लेकिन आउट ऑफ 8 की फ्रैक्शन तो आपको आती है ना आउट ऑफ 8 की, तो टेंशन मत लो। इतने परसेंटेज का इंक्रीमेंट गला सूख जाता है बोलते बोलते, पानी रखना पड़ेगा आगे से। देखो इतने परसेंट, इतना ये जो भी होगा इसको इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट मैं इंटू 100 नहीं करूंगा, मैं फ्रैक्शन में डील करूंगा। पहले 8 दूनी 16, बच गए 3, तो 2 के लिए तो मुझे पता है 200% होएगा। 3/8 के लिए क्या होएगा? 3/8 37.5। टोटल कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 19 का 8 पर, जो कि बनेगा 237.5। ऑप्शन सी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक तरीके से हो गया। दूसरे तरीके से मर्ज कर दो, फॉर्मूला लगा दो, 50 + 50, 50 × 50/100, तो यह आ जाएगा 125। फॉर्मूला लगाते ही फिर से फॉर्मूला लगा दो, ओवरऑल हमें परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। यहाँ पर 125 और 50 सम आ जाएगा 175, प्लस 125 × 50/100, 50 से काटूंगा 2 पर, 2 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2 × 12, 2 दूनी 4, 62.5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 237.5। मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है, दैट इज ऑप्शन सी। तो फॉर्मूले से हो गया। और कैसे करें? वैसे करें और अज्यूम करके, वैल्यू अज्यूम करके करें। तो वैल्यू को 100 मत अज्यूम करना, 50% बढ़ना है, यानी कि 1/2, तो 3 बार 2 होना चाहिए जो हम अज्यूम करेंगे उसके अंदर। तो मैंने उसको 8 मान लिया। 50% बढ़ा तो इसका 50% कितना है? 4, तो वो 12 हो गया। फिर 50% बढ़ा, इसका 50% कितना है? 6, तो वो 18 हो गया।
फिर 50% बढ़ा, इसका 50% कितना है 9, तो वो 27 हो गया, 8 से 27 हो गया। वही आपने देखा होगा 3/2 3/2 3/2, वो काफ़ी फायदे में रहा वो वाला मेथड है ना। तो दैट इज ऑप्शन सी। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीजेज बाई दिस व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तीन चीज़ों का प्रोडक्ट एक के बराबर है, तो वही कहानी है, प्रोडक्ट वाला केस है। इन तीनों के अंदर जो चेंज आएगा उनका देख लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इसके अंदर उतना ही आएगा, तो देख लेते हैं। तो एक चीज़ बड़ी है 20% से, तो यानी कि 6/5। एक चीज़ बड़ी है 10% से, यानी कि 11/10। एक चीज़ बढ़ गई है 30% से, यानी कि 13/10। खत्म कहानी, द स्टोरी इज खत्म। तो नीचे आ गया है जी 500, और ऊपर क्या आ गया 13 छिक्के 78, 8 8 और 7 15, 7 और 1 8, 858। कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई साहब, 358 का, 358 का। कितने पर, 500 पर। अगर 500 पर 358 कोई चीज़ बढ़ेगी तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, 100 तो इसका 1/5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि ये है इंक्रीमेंट, तो इंटू 100 कर दो, यही मैं बोल रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 35, 5 एकम 5, 3/5 71.6, ऑप्शन डी। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, कैसे भी कर लो भाई, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है, कैसे भी कर लो। अनस्टॉपेबल बंदे हो तुम। मर्ज कर दो, ये क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, मर्ज कर दो, खत्म। आगे आपको बताइए, वही आ जाएगा 71.6। ठीक है, और एक कुछ और देखें। अज्यूम करके अगर मैं आपको करवाऊँ 10% एंड में, स्टार्टिंग में 20 एंड 30, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक और आपको टेक्निक बताता हूँ यहाँ, समझने की कोशिश करना। एक बढ़िया पॉइंट आपको बताऊंगा कि हमने 3 चेंजेस करने हैं, 3 बार इंक्रीज करना है, 20%, 10%, 30%। ठीक, तो 10% निकालना कितना मुश्किल होता है, मुझे एक बात बताओ। 10% निकालना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, एक के बाद पॉइंट लगा दो 10% आ जाता है। तो इस चेंज को बाद में करो, इस चेंज को बाद में करो। मैं अज्यूम करके करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं सबसे बाद में करूँगा क्योंकि ये ईजी रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर मैं 100 से अब मैं 20% का चेंज करूँ, फिर मैं 30% का चेंज करूँ, वैसे 20 और 30 का तो मुझे याद ही है 56% होता है। 20 + 30, 20 × 30, तो आप या तो 2 स्टेप में कर लो या आपको डायरेक्टली पता है 56 है। उसके बाद आपने 10% बढ़ाना है, तो इसका 10% कितना होगा 15 पॉइंट से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब तक 56 आ चुका है और आगे 15 पॉइंट से होएगा, दोनों को जोड़ दो 71.6। फिर से बताऊँ एक बार मैंने कैसे किया। मुझे 20 और 30 का याद ही है, या तो मैं 2 स्टेप में कर लूँ कि 120, यहाँ पर 20 ऐड हुआ, यहाँ पर कितना इसका 30% 36 ऐड किया है, इसका 10% कितना है 15 पॉइंट है। तो वो ओवरऑल एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि कितनी चीज़ बढ़ी या घटी, तो इनको जोड़ दो। भैया 100 मान रखा है, तो 100 के ऊपर जो भी चेंज आएगा वही परसेंटेज है, परसेंटेज 100 पे ही होता है, तो इनको जोड़ दो 71.6। ठीक है, अगर आप पहले 10 को करते बाद में 20 और 30 को करते, देखो 10% कितना इजीली निकल गया, 15.6 का, यहीं पर 30% निकालने को बोलूँ, इसने कुछ तो करना ही पड़ेगा, 10% में कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैंने सबसे एंड में एंटरटेन किया इस चेंज को, आगे पीछे हम कर ही सकते हैं। The surface area of sphere A is 44% more than that of sphere B। तो अपने पास 2 स्फीयर हैं। अब मैं स्फीयर्स के बारे में कुछ चीज़ बता दूं भैया, मेंसुरेशन 3D में हम करेंगे। मान लो ये एक गोला है, ये एक स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो r है। ठीक, तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है 1 डायमेंशन में होता है। 1 डायमेंशन का क्या मतलब है कि लंबाई, लेंथ। ऐसे एरिया क्या होता है, जैसे ये 1 डायमेंशन में है आप बोल सकते हो ऐसे, अगर आप सिर्फ इसकी लेंथ को बोलोगे तो। ये बोर्ड 2 डायमेंशन में है, ऐसे लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। कोई डिब्बा है वो 3 डायमेंशन में होता है, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, तीनों डायमेंशन होती हैं।
तो 1 डायमेंशन के अंदर होता है, जो कि मैं मेंसुरेशन 3D में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। रेडियस हो गया, सरफेस एरिया, जो एरिया है वो 2 डायमेंशन में होता है, इसके अंदर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई जो है, 4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, कभी भी नहीं बदलता। 4 4 ही रहता है, पाई पाई ही रहती है। अगर किसी सफियर के सरफेस एरिया में चेंज आएगा तो ये नहीं है कि 4 की वैल्यू बदल गई इसलिए चेंज आ गया, ये तो सेम ही रहेंगे। रेडियस की वैल्यू बदलने पर चेंज आएगा। इन तीनों में से वेरिएबल कौन सी चीज़ है जो वेरी कर सकती है? 4 वेरी कर सकता है? नहीं। पाई वेरी कर सकता है? नहीं। पाई तो 22/7 ही रहेगा। रेडियस ही वेरी कर सकता है, तो सरफेस एरिया में चेंज आएगा तो इसके कारण आएगा, बाकी तो सेम ही रहेंगे। डन। तो रेडियस के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज 2 बार रिफ्लेक्ट होगा, और यही जो क्वेश्चन है ये मैं आपको मेंसुरेशन 3D में भी करवाऊंगा अच्छे से, तो टेंशन मत लो, जितना समझ में आ रहा है समझ लो। तो रेडियस के अंदर जो चेंज होएगा सरफेस एरिया में, वो चेंज 2 बार रिफ्लेक्ट होएगा, 2 बार। वैसे वैसे 2 चेंज आपको लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4, 3 और पाई ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये वेरी नहीं करती। चेंज आएगा तो इसके कारण आएगा, 3 डायमेंशनल, इसीलिए क्यूब आ गया। तो रेडियस के अंदर अगर मान लो चेंज आ गया 10% का, तो सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा? तो मुझे 2 बार यहां पर करना पड़ेगा 10% को, क्योंकि इसके अंदर रेडियस 2 बार आ जाता है। सर 4 और पाई का क्या? देखो 4 और पाई पुराने वाले सफियर में भी रहेंगे, पुराने वाले एरिया को निकालते वक्त भी होंगे, नए वाले एरिया को निकालते वक्त भी होंगे, और उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। पहले भी 4 और पाई की वही वैल्यू रहेगी, बाद में भी, सिर्फ रेडियस की वैल्यू चेंज होगी, और हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज बताना है, तो इसलिए सिर्फ रेडियस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ रेडियस 10% बढ़ गया तो सरफेस एरिया में चेंज बताओ, वहाँ पर रेडियस 2 बार है, तो उस चेंज को मैं 2 बार लेके बताऊंगा, तो लगा दो फॉर्मूला 21%, सरफेस एरिया 21% बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई वॉल्यूम में बोले कि भैया रेडियस 10% बढ़ गया तो वॉल्यूम में बताओ, तो इसी चेंज को 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 3 बार ये चेंज होएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब आप इस पर लगाओगे तो 33.1% होएगा, आप खुद लगा के देख लो, ठीक है, ये चेंज आ जाए। क्या बोलत रहे भैया, अब ये द सरफेस एरिया ऑफ सफियर ए इज़ 44% मोर देन दैट ऑफ बी। तो अपने पास एक सफियर ए है, एक सफियर बी है, ठीक है। तो जो इनका सरफेस एरिया है ये 2 डायमेंशन में होता है, अभी अभी आपको बताया। तो सरफेस एरिया ऑफ सफियर ए 44% मोर है, यानी कि यहाँ का सरफेस एरिया अगर शो है तो यहाँ का 144 है। तो आपको 2 डायमेंशनल चीज़ों के बारे में पता है, तो 1 डायमेंशनल चीज़ का रेशियो यानी कि रेडियस का रेशियो क्या होएगा? 2 डायमेंशनल चीज़ में रेडियस का स्क्वायर इन्वॉल्व था, तो इसको आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको इनका रेशियो मिलेगा। तो 144 का स्क्वायर रूट 12, 100 का स्क्वायर रूट 10, ये इनके रेडियस का रेशियो है। 2 डायमेंशनल ये है, तो 1 डायमेंशनल इसका स्क्वायर रूट होएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी जब आप मेंसुरेशन 3D करेंगे, ठीक है भाई साहब। द वॉल्यूम ऑफ सफियर ए इज वट % मोर देन, तो इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भाई साहब 3D में होता है, इसका क्यूब मार दो। सिर्फ रेशियो ले लेते हैं एक बार, 2 5 10, 2 6 12, इसका क्यूब हो जाएगा 216, इसका क्यूब हो जाएगा 125। आप पूछते रहे हमसे द वॉल्यूम ऑफ सफियर ए इज वट % मोर देन बी, ए का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है रे बी से? 6 में से 5 गए 1, 21 में से 12 गए 9, 91 ज़्यादा है 125 से, तो 91/125 × 100, 25 5 25 चौके, 4 एकम 4, 4 9 36, बटे में 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72.8। करने को इसको और भी कई तरीकों से कर सकते थे। 12 का क्यूब याद है 1728, अगर आपको ये याद है तो फिर मेरे को यहाँ पर ये काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दस का क्यूब 1000, 12 का क्यूब 1.7, तो ये इतना बढ़ गया। अगर ये 1000 है तो ये 1728 है, मैं इसको 1000 मानूंगा ही नहीं, मैं इसको 100 मानूंगा। मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 है तो ये 172.8 है, तो कितना बढ़ गया? 72.8।
100 पर, वही उसी को तो बोलते हैं परसेंटेज, ऑप्शन डी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को फिर करेंगे 3D में, तो टेंशन नहीं लेना। 3D में, हाँ 3D में ही करते हैं, रेशियो में नहीं करेंगे, पहले कराता था वो मैंने बदल दिया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इज 87.5% लेस देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी। तो क्यूब ए है, क्यूब बी है, ठीक है, तो इनके वॉल्यूम की बात हो रही है जो कि होता है 3D में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इज 87.5% लेस, तो 87.5 क्या होता है? 7/8। तो 7/8 कम है, अगर ये 8 है तो इससे 7 कम है, ये 1 है। ठीक, तो अगर आपको 3D का रेशियो पता है तो आपको 1D यानी कि इनके रेडियस का रेशियो पता होगा। इनका क्यूब रूट कर लो, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2। ये क्वेश्चन अब मेरे को फील हो रहा है, ये मेरे को यहाँ पर प्लेस नहीं करने थे, ये मैं आपको 3D में करा मतलब वहाँ पर आपको होंगे करा चुका हूँ मैं, इससे पहले एडवांस मैथ में शूट कर चुका हूँ, वहीं पर आपको मिल जाएंगे। अभी जितना समझ में आ रहा कर लो, है ना, यही है अब तो, और क्या करें। और ये क्यूब की बात हो रही है तो हाँ ठीक है, रेडियस की जगह मैं साइड कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि क्यूब के अंदर भी वॉल्यूम क्या है, साइड का क्यूब, एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, एरिया 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, 1:2। द साइड ऑफ क्यूब बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ क्यूब ए। क्यूब बी की जो साइड है वो क्यूब ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगी? इससे डबल है तो 100% ज़्यादा होगी, ऑप्शन बी। हाँ जी, ये अब अपना जो हम पढ़ रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 1%, वट इज द इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है भैया? सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई तो कांस्टेंट है, एरिया ऐसे तो नहीं बदलेगा ना कि भैया पाई की वैल्यू बदल गई। ठीक है, मान लो अपने पास ओल्ड एरिया है πr², और अपने पास न्यू एरिया है πr², रेडियस बदल गया, पाई तो सेम ही रहेगा। ये रेडियस कितना बदला है उसके कारण एरिया बदलता है। रेडियस 10%, 20% कितना बदला है उसका इंपैक्ट एरिया पर दिखता है कि अच्छा भैया न्यू एरिया इतना ज़्यादा है, इतना कम हो गया, पाई का नहीं, पाई सेम ही रहता है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दो, कांस्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो एरिया के अंदर जो रेडियस है वो 2 बार आ जाता है भाई, और रेडियस जो है वो 1% बदल गया, 1% बढ़ गया। तो जब भी चेंजेस छोटे हों तो मैंने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1 + 1 + 1 × 1 सो दिस विल बी 2.01, दैट इज ऑप्शन डी, इजी। लेट y = x⁻²/3 इफ x इंक्रीजेज बाई 700% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन y। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि y = x², ठीक, और मैं आपको एक बात बोलूँ कि x जो है वो 4 गुना हो गया, तो y कितने गुना हो जाएगा? भाई y के अंदर x जो है वो 2 बार आ रहा है, x 4 गुना हो गया तो यही असर y के अंदर ऐसे 2 बार दिखेगा, 16 गुना हो जाएगा y। मैंने आपको बताया a = b × c, अगर b 2 गुना हो गया, c 3 गुना हो गया तो a 6 गुना हो जाएगा। यही मामला है यहाँ पर, y क्या है, y है x × x, अगर x 3 गुना हो गया, ये x 3 गुना हो गया तो y 9 गुना हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि y = x², अगर x 3 गुना हो गया तो y क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना। मतलब पावर को वहीं पर रखना, x जितने गुना हुआ है वो वैल्यू यहाँ पर ठूस दो बस, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बस। ठीक है, x कितने गुना हुआ है वो वैल्यू रख दो, फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा y इतने गुना हुआ है। तो देख लेते हैं, इफ x इंक्रीजेज बाई 700%, x 700% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 100% से 700% बढ़ गया तो 800% हो गया। कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया। मैंने क्या बोला था कि वो वैल्यू पुट करनी है ये जितने गुना होगा, तो x 8 गुना हो गया तो x की जगह 8 रख दो, अब y का पता लग जाएगा कितने गुना होगा। तो इसको सोल्व कर लो। अब ये 2/3 पावर है, इसको कैसे भी कर लो आप, पहले इसकी पावर 2 कर दो या 1/3 कर दो। मैंने पहले 8 की पावर 1/3 कर दी, फिर 2 कर दी। 1/3 का मतलब क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, फिर बाहर आ गई 2, 2 की पावर 2 4, तो y 4 गुना हो गया होगा। वट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन y, तो y कितने, अगर कोई चीज़ 4 गुना हो जाती है यानी कि वो पहले 100 थी तो आज वो 400 हो गई, तो बढ़ी कितनी, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है, 300। 400 मत कर देना, 300।
ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ भाई। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय R%, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R%। ठीक है, इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1 देन द ओरिजिनल प्राइस वाज। बहुत ही सिंपल है, पहले प्राइस को R% बढ़ा दिया, फिर प्राइस को R% घटा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों के दिमाग में आएगा उस तरीके से करूँगा, फिर दूसरे तरीके से करूँगा जो बेटर होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को पहले R% बढ़ा दिया और फिर उसको R% घटा दिया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा अच्छा कि ओवरऑल R²/100% का लॉस हो जाएगा। ये आपके दिमाग में आया होगा, R% बढ़ा दो, R% घटा दो, तो R²/100% का लॉस हो जाएगा। तो पहले इस तरीके से कर लेता हूँ। इन दो चेंजेस के बाद जो अपनी वैल्यू है वो इतने % कम हो गई। अगर आपने किसी चीज़ को 10% कम करना होता है तो आप क्या करते हो, कितने गुणा करते हो उस चीज़ को, 100 - 10 बटे में 100, 90 बटे 100 करते हैं ना 10% कम करने के लिए, 100 - 10 बटे 100। तो यही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लगाऊंगा। मान लो जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो P था, तो वो इतने % कम हो गया, तो अब इतने % कम हो गया तो कितने गुना हो गया, मतलब कितना बच गया। अब देखते हैं, 100 में से इसको घटाएंगे, ये परसेंटेज में है ना भाई, 100 में से 10% कम हो गया तो 100 - 10 बटे 100 करते हो, लेकिन इतने % कम हुआ है तो 100 - 10 बटे 100, ये हो गया अब नया प्राइस विच इज इक्वल टू 1। अब आपने P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस 100 से मैं ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, 100 से 100 को डिवाइड करूँगा तो 1 - R²/10,000 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं LCM लूँगा तो ये आ जाएगा 10,000 - R², में 10,000 इज इक्वल टू 1। जब ये उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर 10,000 आ जाएगा, नीचे 10,000 - R² आ जाएगा, तो ये हो जाएगी उसकी प्रीवियस वैल्यू। इतने % कम होकर उसकी वैल्यू 1 हो गई थी ना, वही मैंने किया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम सिंपली भी कर सकते थे, उसका प्राइस मैंने P मान लिया, पहले तो वो R% बढ़ा तो यानी कि वो इतने गुना हो गया, R% बढ़ा तो जब वो R% घटा तो वो इतने गुना हो गया, अब वो 1 हो गया। इन दो चेंजेस के बाद पहले R% बढ़ा फिर R% घटा, अब वो 1 हो गया। तो इनको एंटरटेन करो। अब A + P A - P, A + B A - B क्या होता है, A² - B², अलजेब्रा में करते हैं हम ये, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 - R², नीचे इन दोनों की गुणा आएगी 10,000 इज इक्वल टू 1। इससे अगली स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, ये उधर जाके पलटेगा, 10,000 ऊपर, 10,000 - R² नीचे, P की वैल्यू। ठीक है, अभी आपके मन में डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस मेथड से ईजी हो रहा था। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो कि मेरे को तो सबसे पहले वो मेथड स्ट्राइक किया, तो एक आधे क्वेश्चन में ऐसे होएगा, कोई बुरी बात नहीं है, होएगा, उसको नहीं रोक सकते, एक आधे में तो होएगा। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से आप 95, 93, 94 इतने क्वेश्चंस के बढ़िया मेथड्स आप देख पाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा के देख पाओगे। जब आप एग्जाम में स्ट्रेस में होगे तो आप 70% क्वेश्चंस के बेस्ट मेथड अगर अप्लाई भी कर पाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आधी बार, मैं ये नहीं बोल रहा इसमें नहीं दिखना, इसमें कहीं नए से क्या होगा दिखाना, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि एक आधी बार अगर आपको बेस्ट मेथड ना स्ट्राइक हो, आप थोड़े से लेंदी मेथड से चले जाओ, वो नॉर्मल है, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। विद प्रैक्टिस सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूव होएगा। ये करो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा तो भाई साहब अलर्ट रहना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मज़ेदार है, शॉर्टेस्ट वे से बताऊंगा, जो शॉर्टेस्ट वे कहीं पर भी अवेलेबल है फिलहाल, वो अपने पास ही अवेलेबल है, अब देखोगे। ठीक है, एक बार इसको देखो, डिटेल में समझाऊंगा। The owner of a flower shop follows a particular pattern for his business. During a period of inflation, he raises his price by P%, and during a slowdown, he decreases his existing price by P%. एक फ्लावर शॉप का मालिक है, वो एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है कि जब महंगाई होती है तो वो रेटों को P% बढ़ा देता है, जब सस्ताई होती है तो वो P% घटा देता है। सस्ताई नामक कोई चीज़ है भी
महंगाई घटी, तो जो भी है, ठीक। एंड ड्यूरिंग ए स्लो डाउन ही डिक्रीजेस, ठीक है। आफ्टर ए ईयर इन विच देयर वाज एन इन्फ्लेशन फर्स्ट फॉलोड बाई ए स्लो डाउन, किसी साल में क्या हुआ, पहले तो महंगाई थी फिर सस्ताई थी, तो पहले उसने P% बढ़ा दिया फिर P% घटा दिया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रेड रोज बकेट, बुक्के बुक्के बोलते हैं इसको, बुकेट नहीं बुक्के, डिक्रीजेज बाई ₹162, ठीक है। आफ्टर अनदर ईयर इन विच देर वॉज इन्फ्लेशन वंस मोर फॉलोड बाई स्लो डाउन, एक और साल हुआ फिर से महंगाई हुई फिर से सस्ताई हुई, तो उसने पहले बढ़ाया होगा रेट को P% फिर P% घटाया होगा, तो जो द कॉस्ट ऑफ द बुके रिड्यूस्ड फर्दर बाई 147.42, जो बुके की कॉस्ट है वो फिर इतनी कम हो गई। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, फिर समझ में आ गया। चलिए जी अब इसको इसके बेस्ट मेथड से करते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि हुआ क्या। मान लो उस बंदे का कुछ प्राइस था, एक्स था रेट, तो पहले महंगाई हुई फिर सस्ताई हुई, तो उसने इस रेट को P% बढ़ा दिया, फिर उसने इस रेट को P% घटा दिया, जो नया रेट है सस्ताई हुई, तो अब ये उसका कुछ रेट आ गया नया वाला, फिर से महंगाई हुई फिर से सस्ताई हुई, तो उसने P% बढ़ा दिया उसने P% घटा दिया। ये दो केस हुए हैं। इस केस में वो बता रहे हैं कि ओवरऑल जो बुके का प्राइस कम हुआ था वो 162 रुपीज़ कम हुआ, और इस केस में वो बता रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साल में जो कम हुआ, देखो ये एक साल है, एक साल में पहले महंगाई हुई फिर सस्ताई हुई, इस साल में 162 रुपये कम हो गया प्राइस। तो जब कोई चीज़ सेम % बढ़ती है सेम % घटती है, तो ये तो आप अच्छे से जानते हो कि ओवरऑल नुकसान ही होता है, ओवरऑल घटती है वो P²/100% घटती है, ठीक। फिर इस साल में जब ऐसे बढ़ा घटा तो यहाँ पर 147.1 जो भी है यार 142.47 ये मिट जाएगा, मैं उस पर जाऊँगा तो आप इसी को मान लो, ठीक है। ये गलत भी हो तो बाद में ठीक ही करेंगे, ठीक है, उसी पर समझाऊंगा एक्चुअल में। इतना घटा, एक तो पहले आपको एक बेसिक सी बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट के मन में आएगी कि सर ये कम क्यों घटा, है ना। यहाँ पर भी सेम ओवरऑल तो सेम % ही घटा P²/100%, यहाँ पर भी ओवरऑल P²/100% ओवरऑल, ये कम क्यों घटा, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू छोटी थी, यहाँ पर आपने जिस वैल्यू का ये % निकाला ये छोटी थी थोड़ी सी, वहाँ से पहले ही घट चुकी थी ना, इसलिए कम घटा, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो अब करते हैं, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये पहला एक साल है, पहले प्राइस P% बढ़ा फिर प्राइस P% घटा, तो इन दोनों चेंज को मैं एक ही चेंज से रिफ्लेक्ट करूंगा। कोई चीज़ अगर P% बढ़ जाए फिर P% घट जाए तो ओवरऑल क्या चेंज होता है, ओवरऑल वो P²/100% कम हो जाती है वैल्यू, ये आपको पता है जी हाँ। तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू P²/100% कम हो गई, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू पहले P% बढ़ी फिर P% घटी, यही मैं सोच रहा था कि कैसे बताएंगे, अब समझ में आ जाए। इस सर्कल से ये जो स्क्वायर है ये P²/100% कम है, ठीक है। उसके बाद P% बढ़ी P% घटी, तो ये जो ट्रायंगल आ गई इससे वो P²/100% ये कम है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ओके। तो अब वो बात कैसे आपके सामने रखी जाए यार, पर मैं सोच लूँ बेस्ट वे क्या रहेगा। भी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स स्टेप है, उसके बाद सीधा आंसर है, वो आपको कैसे बताया जाए। अगर मैं रेशियो में बता दूँ या दोनों तरीके बता दूँ, सेम % है, राधिका निकालेंगे उस तरीके से बता देते हैं, ठीक है चलो। तो पहले साल बुके का प्राइस ये था, ठीक है, वो P% बढ़ा P% घटा, यानी कि ओवरऑल वो कितना घट गया, ओवरऑल वो घट गया P²/100%, ये क्लियर है आपको, ओवरऑल इतने % घट गया, ठीक है। तो अब उसका प्राइस हो गया इतना, फिर ये फिर से घटा, कितना घटा ये, फिर से उतना ही घटा P²/100%, फिर से इतना हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक राम है एक श्याम है, इन दोनों में सेम % का चेंज है ना, यहाँ पर भी सेम % है यहाँ पर भी सेम % है, देखो सेम है। राम की सैलरी है 20,000, श्याम की सैलरी है 10,000, तो
राम की सैलरी 10% कम हो गई और श्याम की सैलरी भी 10% कम हो गई, इसकी सैलरी भी 10% कम हो गई, इसकी सैलरी भी 10% कम हो गई, तो रुपए में किसको ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, किसकी सैलरी ज़्यादा घटी होगी? 10,000 का 10% है, 20,000 का 10% है, तो 20,000 तो उसका डबल है, तो यहाँ पर परसेंटेज सेम है, तो 20,000 का जो 10% है वो 10,000 के 10% से डबल होगा, डबल वैल्यू का 10% निकाल रहे हैं। तो इसकी तनख्वाह अगर x रुपए कम हो गई होगी, अब मैं रुपए में बात कर रहा हूँ, इसकी तनख्वाह अगर x रुपए कम हुई होगी, इस भाई साहब की वैल्यू 2x कम हुई होगी। अगर 3 गुना वैल्यू का सेम परसेंट निकालोगे तो 3 गुना निकलेगा, 4 गुना वैल्यू का सेम परसेंट निकालोगे तो 4 गुना निकलेगा। अगर इन वैल्यूज का रेशियो 2:3 है, इसका x% निकालोगे, इसका x% निकालोगे तो उसका रेशियो भी 2:3 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यू जितनी छोटी होगी, मान लो मैं इसका भी x% निकाल रहा हूं, इसका भी x% निकाल रहा हूं, तो ये वैल्यू इससे जितनी छोटी होगी उतना ही इसका x% निकलेगा। क्लियर है? यहां पर मेरे को एक और तरीका दिमाग में आ रहा है, रुको, वो और सिंपल हो जाएगा। फिर तो मैं आपको रेशियो से ही बता दूंगा, तो आपको किसका रेशियो मिल जाएगा, तो आपको इनका रेशियो मिल जाएगा, फिर आ जाएगा मज़ा, है ना? चलो मैं दोनों तीनों तरीके से पूरी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, काहे को बेस्ट तरीका देके आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देंगे, फिर आप रगड़ के आओगे क्वेश्चन को। अब देखो, तो इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को x% घटाया गया, इस वैल्यू को जितने परसेंट घटाया गया, इस वैल्यू को भी उतने ही परसेंट घटाया गया, है ना? सेम परसेंट का लॉस हुआ, आप बोलोगे जी सर, लेकिन यहाँ पर जो लॉस हुआ वो 162 का हुआ, यहाँ पर जो लॉस हुआ वो 147.42 का हुआ। ऐसे क्यों हुआ? सेम परसेंट घटाने पर, क्योंकि ये वैल्यू कम थी। तो अगर कोई वैल्यू आधी है तो सेम परसेंट घटाने पर जो लॉस हुआ है वो भी आधा होगा। अगर मान लो कोई किसी की तनख्वाह आधी है, इसका भी x%, इसका भी x%, तो इसकी तनख्वाह आधी है तो इसका x% आधा होगा। जिस रेशियो में तनख्वाह होगी उसी रेशियो में x% होएगा। तो ये जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये होंगे, इसका भी उतना ही परसेंट, इसका भी उतना ही परसेंट ये है, इसका उतना परसेंट ये है। ठीक है, तो ये किस रेशियो में है, पहले रेशियो वाला मेथड बता दूं तो देख लेते हैं। 147.42 रेशियो मिलते ही तो सब कुछ मिल जाता है, फिर तो यही बेस्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा ट्रायंगल और सर्कल का रेशियो। ट्रायंगल का मैंने x% निकाला, मैंने सर्कल का x% निकाला, x मान लो, तो दोनों का सेम परसेंट ही निकाला है। तो ट्रायंगल और सर्कल जिस रेशियो में होएगा, x% भी तो उसी रेशियो में होएगा। अगर सर्कल की वैल्यू डबल हुई तो इसका x% इसका x% से डबल होएगा। तो सेम परसेंट मैंने निकाला है, तो मैं इनका रेशियो देख रहा हूँ, तो मुझे इसका और इसका रेशियो मिल जाए। डिटेल में बता रहा हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है जी, 18 से कैंसिल आउट करते हैं, 18 निम्न 18 8 64, 18 144, 3 18 कम 18, 18 निम्न 162, 9 से काट दूँ, 9 निम्न 81, 9 कम 9, तो इनका रेशियो आ गया 91:100। यानी कि ये अगर 91 है तो ये 100 है, ये 100 है तो ये 91 है। ओवरऑल कितना कम है ये अगर 100 है तो ये 91 है, तो ये ओवरऑल कितने परसेंट कम हो गया? ये तो ओवरऑल x% कम, सॉरी 9% कम हो गया, 9 कम हो गया 100 पर 9%। और ये ओवरऑल कितने परसेंट कम हुआ था? ये इतने परसेंट कम हुआ था, तो इतने परसेंट की वैल्यू 9। वैसे 9% कब कम होता है? सेम परसेंट का इंक्रीमेंट है, सेम परसेंट का डिक्रीमेंट है, तो 9% 30 वाले में। तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 30 बढ़ेगा 30 घटेगा तभी तो ओवरऑल 9 कम होगा, 20 बढ़ेगा 20 घटेगा तो 4 कम होगा, 10 बढ़ेगा 10 घटेगा तो 1 कम होगा, 60 बढ़ेगा 60 घटेगा तो 36 कम होगा, 6 का स्क्वायर। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इससे इक्वेट करोगे, यार ये मतलब ये बेस्ट है, तो मैं दूसरे वाले से क्यों आपको कन्फ्यूज़ करूँ। ठीक है, मैं क्या करता कि इसका x% मतलब वो लिख के मैं आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया, लिख के करने की जरूरत नहीं है। तो p²/100 इज इक्वल टू 9, तो p इज इक्वल टू 900 एंड p विल बी इक्वल टू 30। p² 900, p इज इक्वल टू 30। तो हमें ये पता लग गई कि जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट हो रहा था, जो p% हो रहा था वो 30% था। ठीक है, कहाँ पूछते रहे भैया, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेड रोज बुके, यहाँ पर जो प्राइस था वो कितना था। ठीक है, तो ये जो डिक्रीमेंट हुआ है मतलब उसने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पूछा, फिर तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। हटाओ भाई, इसकी क्या ही जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो डिक्रीमेंट हुआ था ये इसका 9% था, तो इसके 9% की ये वैल्यू है, तो 100% की क्या वैल्यू होगी, तो 9% की ये वैल्यू तो इसका 18 गुना, तो 100% 1800, दैट्स व्हाट। 9% की वैल्यू, इसके 9% की वैल्यू 162 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 162/9 गुणा में 100, ये 100% की वैल्यू 1800। ठीक है,
तो बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस क्वेश्चन में, लेकिन समझाने में कुछ नहीं है। 2-3 बार अभी खुद समझोगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। हाँ, बट इसके पीछे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए बोलना पड़ता है। बाकी टाइप 2 के क्वेश्चन मैं अगले कंसेप्ट लेक्चर में करूँगा। तब मिलते हैं।